टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 361, प्रशिक्षण मैदान में चिंगारी। बोनस अध्याय। उसके बगल में एन्जो पास की एक मेज पर बैठा था। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसके दांत निराशा में पीस रहे थे। हाँ, मैं फिर से जीत गया, मियू ने गर्व से कहा। एन्जो का जबड़ा कस गया और उसने उसे तीखी नज़र से देखा। एक और राउंड, उसने दांत पीसते हुए कहा। मैं ज़रूर जीतूंगा। मियू की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई जब उसने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा। वह थोड़ा आगे झुकी। हाँ, तुम्हारे सपनों में, एन्जो, उसने कहा। उसकी आवाज़ में मनोरंजन था। यह अब क्या है, 50वीं बार की तरह? ये सच नहीं है। हम कब से गिनती कर रहे हैं? एन्जो हकलाया, उसका चेहरा जलन से लाल हो गया। मियू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसकी मुस्कान लगभग कृपालु थी। पहली बार जब तुम हारे थे, तब से। एन्जो के हाथ उसके कप के चारों ओर कस गए, उसकी हताशा उसके कठोर आसन में आसानी से देखी जा सकती थी। उसने उसकी ओर एक नज़र डाली, उसका अभिमान आहत हुआ। बस इंतज़ार करो, अगली बार अलग होगा। फिर एलिस्टर ने कहा। वे दोनों कब से इतने करीब आ गए? जवाब देने से पहले एक्सल और ब्लिट्स ने एक दूसरे को खुशनुमा नज़रों से देखा। ठीक है, जब तुम अपने संक्षिप्त कोमा में व्यस्त थे, तब एन्जो ने मियू को चुनौती देने का फैसला किया। एक्सल ने कंधे उचकाते हुए कहा, ये सोचकर कि चूंकि वह तुम्हारी बहन है, इसलिए वह निश्चित रूप से एक योग्य प्रतिद्वंद्वी होगी। फिर ब्लिट्स ने एक चंचल मुस्कान के साथ कहा, और मियू ने उसे हरा दिया। एलिस्टर ने एक भान उठाए, लगभग आश्चर्यचकित लग रहा था। उसने ऐसा किया? सच में? ब्लिट्स ने धीरे से ठहाका लगाया। इतना हैरान क्यों हो, बॉस? वह तुम्हारी बहन है। हो सकता है कि तुम्हारे पास जो मर्दानापन है, उसका कुछ हिस्सा उसकी रगों में भी हो। एलिस्टर ने सिर हिलाते हुए एक हल्की आह भरी। बस, अब चिढ़ाना बंद करो। ब्लिट्स मुस्कराते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई, उसकी बाहें आराम से मेज पर टिकी हुई थीं। आपके लिए कुछ भी, बॉस। एलिस्टर ने आह भरी, आखिरकार अपना खाना खत्म किया, इससे पहले कि उसका चेहरा सोच में बदल जाए। लीला और बीट्राइस कहाँ हैं? मैंने उन्हें आज सुबह नहीं देखा। एक्सल अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके हाथ में अभी भी टोस्ट का एक टुकड़ा लटक रहा था। वे प्रशिक्षण मैदान में हैं। एलिस्टर की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। इतनी जल्दी? क्या उन्होंने नाश्ता छोड़ दिया? ब्लिट्स ने अपनी बाहें मोड़ लीं, उसकी गुलाबी आंखें खुशी से चमक रही थीं। कौन जानता है, ऐसा नहीं है कि वे आपकी महान भूख को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शायद आप उनसे चूक गए। एक्सल ने अपना टोस्ट खत्म करते हुए ठहाका लगाया। संदेह है कि वे ऐसा कर सकते हैं, इसलिए सबसे अधिक संभावना यही है। ब्लिट्स और एक्सल ने एक दूसरे को जानने वाली नज़रों से देखा और फिर एक साथ खड़े हो गए, अपने कपड़ों से टुकड़ों को झाड़ते हुए। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बॉस, हमें कुछ करना है, एक्सल ने आलस से खींचते हुए कहा। फिर ब्लिट्स बोला, टीम की गतिविधियां कुछ समय के लिए फिर से शुरू नहीं होंगी, इसलिए हम अभी के लिए मुक्त हैं। एलिस्टर ने सिर हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, उसके विचार पहले से ही प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच प्रशिक्षण मैदान में सुबह की ठंडी हवा स्टील की टक्कर और प्रभाव की भारी थप थप से भरी हुई थी। प्रशिक्षण मैदान में लीला ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए दृढ़ निश्चयी भाव से आगे की ओर छलांग लगाए। उसके भूरे बाल उसके पसीने से भीगे चेहरे पर चिपके हुए थे और उसकी हरी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही थीं। उसके सामने बीट्राइस खड़ी थी, उसका विशाल हथौड़ा आराम से उसके कंधे पर टिका हुआ था, गुलाबी बाल उसकी शांत नीली आंखों को ढंक रहे थे। चलो, लीला, फिर से, बीट्राइस चिल्लाए। बीट्राइस का हथौड़ा लीला के ब्लेड से टकराया और दोनों हाथों में कंपन होने लगा। लीला ने अपने दांत पीस लिए, उसके घुटने बल के नीचे लगभग मुड़ गए। बीट्राइस ने एक तेज झटके के साथ जवाबी हमला किया, जिससे लीला पीछे की ओर लड़खड़ा गई और फिर एक आखिरी वार ने उसे पूरी तरह से गिरा दिया। लीला जमीन पर जोर से गिरी, उसके चारों ओर धूल उड़ रही थी और वह सांस लेने के लिए हौंफ रही थी। बीट्राइस ने अपना हथौड़ा नीचे किया और हाथ बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। बीट्राइस ने धीरे से कहा, बस लीला, तुम खुद पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही हो, चलो इसे खत्म करते हैं। लीला ने अपना हाथ दूर फेंका और अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश की। जब वह खड़ी हुई तो उसकी तलवार उसकी पकड़ में कांप रही थी और वह जोर से हौंफ रही थी। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं रुकूंगी, मैं नहीं रुक सकती। बीट्राइस ने अपनी बाहें क्रॉस करके भौहें सिकोड़ीं। लीला, ये स्वस्थ नहीं है, तुम खुद को चोट पहुंचाओगी, मुझे आगे बढ़ते रहना है। लीला ने बीच में टोका, उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत करते ही उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। उसके दिमाग में यादें स्लाइड शो की तरह चल रही थीं। अकादमी में पीछे छूट जाने के पल, दूसरों को उससे आगे निकलते देखना, असफलता के साथ आने वाला कुचलने वाला अकेलापन। मैं फिर से ऐसा नहीं कर सकती, उसने सोचा, उसका दिल धड़क रहा था। मैं पीछे नहीं रहूंगी, मैं अब और अकेली नहीं रहना चाहती।
बीट्राइस की अभिव्यक्ति नरम पड़ गई, उसका रुख थोड़ा ढीला पड़ गया क्योंकि उसने लीला की आंखों में जलती हुई आग को देखा। लीला, मैं हार नहीं मानूंगी, लीला ने चिल्लाते हुए कहा। उसे रोकने के लिए कोई भी शब्द नहीं बोले। उसने अपनी कांपती हुई टांगों को स्थिर किया, अपनी तलवार को फिर से उठाया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, लेकिन उसका संकल्प अडिग था। प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना लीला आगे बढ़ी, उसकी तलवार सुबह की धूप में चमक रही थी। थकावट के कारण उसका शरीर थोड़ा ढीला था, लेकिन कम भयंकर नहीं था। बीट्राइस ने आह भरी, एक बार फिर अपना हथौड़ा उठाया। अगर तुम इतनी जिद्दी हो तो मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। उसने खुद को तैयार किया, अपने पैरों को जमीन में गाड़ते हुए वह लीला के हमले का सामना करने के लिए तैयार हो गई। लीला ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घुमाया, ब्लेड हवा में एक तीखी सीटी के साथ कट गया। बीट्राइस ने आसानी से रोक दिया, दोनों हथियारों के प्रभाव से चिंगारी उड़ी। लेकिन लीला नहीं रुकी। उसने कई वार किए, हर वार पिछले वार से ज्यादा हताश करने वाला था। बीट्राइस ने कुशलता से वार किया, उसकी हरकतें लीला की हरकतों से कहीं ज्यादा सहज थीं। तुम में आग है लीला, मैं तुम्हें ये दूंगी, बीट्राइस ने कहा। उनकी लड़ाई की तीव्रता के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। लेकिन दृढ़ निश्चय से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। आपको नियंत्रण की आवश्यकता है। मैं सीखूंगी, लीला ने कर्कश स्वर में कहा। लेकिन मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं नहीं सीख जाती। बीट्राइस ने हल्के से मुस्कुराया। तो मुझे दिखाओ। उनकी टक्कर जारी रही, प्रशिक्षण मैदान में स्टील और हथौड़े की आवाज़ गूंज रही थी। लीला का शरीर दर्द से चीख रहा था, उसकी मांसपेशियां जल रही थीं, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। दूर एक आकृति पास के पेड़ों की छाया से चुपचाप देख रही थी। एलिस्टर की बाहें क्रॉस थी, उसकी नज़र उसके सामने के दृश्य पर टिकी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति अपाठ्य थी, लेकिन लीला की अथक भावना को देखते हुए उसकी आंखों में स्वीकृति की चमक थी। उसके पास दिल है, उसने खुद से सोचा, लेकिन वह इतनी हताश क्यों दिख रही है। मार्क गैरेट कहीं से प्रकट हुई, उसकी उंगलियां एलिस्टर के गालों को छू रही थीं, जबकि वह अपने गालों को फुलाए हुए मुंह बना रही थी। मुझे ये पसंद नहीं है कि तुम इतने लंबे समय तक महिलाओं को घूरते रहो, उसने नकली झुंझलाहट के साथ कहा। अगर तुम घूरना चाहते हो तो तुम हमेशा मेरी तरफ देख सकते हो। एलिस्टर ने आह भरी, धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे से हटा दिया। मैं घूर नहीं रहा था, उसने शांति से कहा। मैं बस उत्सुक था। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन मार्क गैरेट का काम खत्म नहीं हुआ था। वह उसके बगल में चली गई। ठीक है, मैं चाहूंगी कि तुम मेरे बारे में उत्सुक रहो। एलिस्टर के जवाब देने से पहले सिंडर बोल पड़ी। मार्क गैरेट, इसे बंद करो। तुम हमारे स्वामी को परेशान कर रहे हो। मार्क गैरेट ने नाटकीय ढंग से सांस ली, अपना हाथ अपनी छाती पर रखा जैसे कि उसे बहुत चोट लगी हो। बकवास, मेरे प्यारे को मेरा साथ बहुत पसंद है, उसने कहा और तेजी से एलिस्टर की बांह को पकड़कर उसे कसकर गले लगा लिया। एलिस्टर ने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा। तुमने ये शब्द कहाँ से सीखा? मार्गरेट ने हंसी, उसकी लाल आंखों में शरारती चमक थी। उसने अपने बाएं हाथ से अपने गाल को सहलाया, उसके चेहरे पर लाली फैल गई। मैंने कुछ लोगों को अपने साथी को पुकारते हुए सुना और मुझे लगा कि यह आकर्षक लग रहा है। उसने अपना सिर झुकाया, उसकी मुस्कान चौड़ी होती गई, उसके तीखे दांत दिखाई देने लगे। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें भी यही पुकारूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो, डार्लिंग। उसकी आवाज़ शब्द पर टिकी रही, उसकी चंचल आवाज़ ने उसे फिर से हंसी के दौर में पहुंचा दिया। एलिस्टर ने फिर से आह भरी, अपना सिर हिलाते हुए उसने उसे अपनी बांह से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ और मजबूत होती गई, उसकी हंसी हवा में भर गई। सिंडर शर्मा गई, उसके गालों पर हल्का लाल रंग था जब उसने मार्क गैरेट की ओर देखा और फिर एलिस्टर की ओर देखा। ये सच नहीं है, हमारा स्वामी हम सभी का है, उसने एलिस्टर को आश्चर्यचकित करते हुए उसका दूसरा हाथ पकड़ते हुए पहले बड़बड़ाया। एलिस्टर ने पलकें झपकाईं, क्षण भर के लिए स्तब्ध। सिंडर, तुम भी नहीं। मार्क गैरेट का व्यवहार तुरंत बदल गया। उसकी लाल आंखें सिकुड़ गईं, उसका स्वर तीखा हो गया। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो, सिंडर? सिंडर ने उसकी निगाहों से निडरता से देखा, उसकी आवाज़ स्थिर थी। मुझे भी तुमसे यही पूछना चाहिए। हमारा स्वामी तुम्हारा है, से तुम्हारा क्या मतलब है? मार्क गैरेट एक कदम और आगे बढ़ी, उसकी आवाज़ एक तीव्र गड़गड़ाहट में बदल गई। तुम मेरे प्रिय के सबसे तीखे दांत हो सकते हो, लेकिन मैं उसे तुमसे कहीं ज्यादा समय से जानती हूँ। इसके अलावा उसने एक बार वादा किया था कि वह मेरे पास लौट आएगा। चूंकि वह लौट आया है तो वह स्पष्ट रूप से मेरा है। एलिस्टर ने आह भरी, अचानक अपने दोनों हाथों को मुक्त किया और उन्हें अपनी जेबों में डाल लिया। बस करो, तुम दोनों। यह एक आदेश है। दोनों महिलाएं जवाब देने से पहले झिझकीं, समझ गई। मैरीग्रेट ने सिंडर को एक गहरी नज़र से देखा, अपने निचले होंठ को काटते हुए उसने अपनी हताशा को काबू में किया। अपनी बाहों को मोड़ते हुए उसने आगे देखा, उसकी मुद्रा सख्त थी।
हालांकि सिंड ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि वह एलिस्टर के साथ चल रही थी। जब वे गिल्ड से गुजरे तो सदस्यों के बीच बड़बड़ाहट फैल गई। मुझे पता है कि वे उसके संबंध हैं, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदलता कि वे दो हॉट महिलाएं हैं जो उसके बगल में चल रही हैं, पुरुषों में से एक ने फुसफुसाया। यार, एलिस्टर एक भाग्यशाली व्यक्ति है। वे दोनों बहुत खूबसूरत हैं और चिपचिपे भी हैं। महिलाओं में से एक ने अपनी बाहों को मोड़ते हुए हंसी। जरूर, वह देखने में अच्छा है, लेकिन फिर भी क्या वह इस तरह से उनके साथ घूमकर थोड़ा बेशर्म नहीं है? वह वाकई बहुत सुंदर है। लेकिन इससे पहले कि कोई और टिप्पणी कर पाता, मार्गरेट की तीखी लालिमा पूरे समूह में फैल गई। तुम क्या देख रहे हो? उसने अचानक कहा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। महिलाओं ने जल्दी से अपनी आंखें फेर लीं, उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वह डरावनी है, वह पूरी तरह से क्षेत्रीय है, एक और ने मार्गरेट की नज़र से बचने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया। एलिस्टर ने गहरी सांस ली, शोरगुल को अनदेखा करते हुए। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सुना कि ब्लिट्स पहले क्या बात कर रहा था, आवाज़ ने चिढ़ाते हुए कहा। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, लेकिन अब जब मैंने ये देखा, मुझे लगता है कि वह सही हो सकती है। एलिस्टर रुक गया और मुड़ा, अपने कंधे पर नज़र डाली। मियू उसके पीछे आ रही थी, उसकी चिढ़ाने वाली मुस्कान उसके चेहरे पर चमक ला रही थी। दूरी कम करते समय उसका लहजा चंचल था। एलिस्टर ने आह भरी, मियू के चांदी के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या ये पहली बात है जो आप कहते हैं जब आप आखिरकार सुबह अपने भाई से मिलने का फैसला करते हैं? मियू ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली। ओह, माफ़ करें, सुप्रभात, बड़े भाई। एलिस्टर ने अपना हाथ हटाते हुए हल्के से मुस्कुराया। सुप्रभात। उसके बगल में मार्क, गैरेट और सिंडर दोनों ने थोड़ा झुककर प्रणाम किया। उनकी आवाज़ विनम्र थी। सुप्रभात, लेडी। मियू ने अपने हाथों को तिरस्कारपूर्वक हिलाया और करीब आ गई। रुको रुको, बस मियू, ठीक है, झुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंडर ने मार्क, गैरेट की ओर देखा, फिर मियू की ओर। हम कोशिश करेंगे, मेरी लेडी। मियू ने नाटकीय ढंग से कराहते हुए अपनी बाहें क्रॉस कीं। तुम फिर से वही कर रहे हो। उफ, तुम दोनों नामुमकिन हो। उसने अपना ध्यान वापस एलिस्टर की ओर लगाया। उसकी चांदी जैसी आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। तो बड़े भाई, आज कोई योजना है? तुम्हें पता है, अपनी दोनों तरफ की वाइफ के साथ घूमने के अलावा? एलिस्टर की अभिव्यक्ति तुरंत निराशा के भाव के साथ खाली हो गई। कृपया ऐसा दोबारा मत कहना। मियू ने अपने हाथ पीछे करके हंसी, उसकी आवाज़ में मजाक था। क्यों? क्या मेरा बड़ा भाई अपने प्रेम जीवन के बारे में बात करने में शर्मीला है? कितना प्यारा है। और यहाँ मुझे लगा कि तुम जो कुछ भी कर चुके हो उसके बाद तुम पूरी तरह मर्दाना होगे। एलिस्टर ने उसे भावशून्य भाव से देखा। क्या तुम्हें कुछ चाहिए, या तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाकर मेरा समय बर्बाद करने आए हो? मियू आगे झुकी, उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। नहीं, ओह, मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे पास एक बढ़िया विचार था। क्यों ना आज हम साथ घूमें? आप जानते हैं, आप निडर टीम लीडर, आपके बाकी साथी और मैं आपकी अद्भुत छोटी बहन। हम गिल्ड ग्राउंड से निकल सकते हैं, कुछ खरीदारी कर सकते हैं, दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, और शायद आप मुझे अपने बाकी ड्रैगन से भी मिलवा सकते हैं। मैंने उन्हें केवल इंटरनेट पर क्लिप में ही देखा है। आप जानते हैं, मज़े करें और कुछ यादें बनाएं। एलिस्टर ने उसके सुझाव पर विचार करते हुए एक भौं उठाए। आप इस बारे में अजीब तरह से उत्साही हैं। मियू ने अपना सिर झुकाया और चमकीली मुस्कान बिखेरी। ठीक है, किसी को ये सुनिश्चित करना होगा कि आप एक चिंतित, काम के प्रति जुनूनी अकेले व्यक्ति में न बदल जाएं। एलिस्टर ने मियू के चंचल प्रहार पर एक भौं उठाए। कौन कहता है कि मैं अकेला हूं? मियू ने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए खुद की ओर इशारा किया। अरे, तुम्हारा सच्चा। एलिस्टर ने उसे एक उदासीन नज़र से देखा। और कृपया बताएं, आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? मियू ने अपने कूल्हे पर हाथ रखा और थोड़ा सा उसकी ओर झुकी। क्या आप वाकई मुझसे ये पूछने जा रहे हैं? मैं यहाँ 1 महीने से भी कम समय से हूँ, और एक बात मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि आपको, श्रीमान, कोई शौक नहीं है। मेरे पास शौक है, एलिस्टर ने विरोध करना शुरू कर दिया। कालकोठरी साफ करने और प्रशिक्षण के अलावा, मियू ने बीच में ही कहा, अपनी बाहों को एक विजयी मुस्कान के साथ पार करते हुए। एलिस्टर का मुंह बंद हो गया और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। मियू ने उसकी खामोशी का पूरा फायदा उठाया, उस पर अपनी उंगली हिलाते हुए। देखा, आप मूल रूप से एक उबाऊ आदमी हैं। शायद आपकी शक्ल और ताकत को छोड़कर, आप हमेशा सिर्फ प्रशिक्षण लेते हैं, कालकोठरी साफ करते हैं और खैर, शायद खाते हैं। मार्क, गैरेट और सिंडर ने एक दूसरे को देखा। सिंडर ने धीरे से अपना गला साफ किया। सच कहूं तो, लेडी मियू, मेरे स्वामी अपने लक्ष्यों पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं। मार्गरेट भी गर्व भरी मुस्कान के साथ बोली, वाकई, मेरा प्रियतम पूरी तरह समर्पित है। मियू ने अपनी आंखें घुमाईं, चिढ़ाते हुए मुस्कुराए।
समर्पित हो या न हो, थोड़ा हल्का होने से उसे कोई नुकसान नहीं होगा। चलो बड़े भाई, थोड़ा जियो। चलो आज को मज़ेदार बनाते हैं। एलिस्टर ने मियू के उत्साही सुझाव पर सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाया। ठीक है, हम आज कुछ करेंगे, उसने कहा। उसका स्वर शांत था लेकिन मनोरंजन के संकेत के साथ। मियू की आंखें चमक उठीं और वह खुश होने वाली थी जब एलिस्टर ने जल्दी से कहा, लेकिन अभी नहीं। मुझे गिल्डमास्टर के साथ चर्चा करनी है। हम आज रात बाद में निकलेंगे। मियू ने एक पल के लिए मुंह बनाया और फिर मुस्कुराने लगी। वैसे भी रात के समय बाहर जाना सबसे अच्छा होता है। बढ़िया बड़े भाई, फिर मिलते हैं। उसने अपनी एड़ी घुमाने और जाने से पहले ऊर्जावान तरीके से हाथ हिलाया। उसके चांदी के बाल रोशनी को पकड़ रहे थे। जैसे ही उसके हंसमुख कदमों की गूंज फीकी पड़ी, सिंड ने धीरे से मुस्कुराया। लेडी मियू वाकई प्यारी और प्यारी है, उसने प्रशंसा के भाव से टिप्पणी की। मार्क गैरेट ने हंसते हुए कहा, उसकी लाल आंखें गर्मजोशी से चमक रही थीं। वह वाकई है, तुम्हारी बहन बहुत ही जिंदा दिल है डार्लिंग। एलिस्टर ने आह भरी, उन दोनों को अपने पीछे आने का इशारा किया। तुम दोनों, चलो, हमें बहुत कुछ करना है। तीनों लोग चहल पहल वाले गिल्ड हॉल से गुजरे। एलिस्टर आगे चल रहा था और सिंडर और मार्क गैरेट उसके साथ चल रहे थे। जैसे जैसे वे चलते गए, एलिस्टर का मन भटकने लगा। क्या मुझे वाकई कोई शौक नहीं है, उसने सोचा, अपने हाथों की ओर देखते हुए। जैसे ही उसके अतीत की यादें सामने आईं, कभी भी आराम से बैठने और चीज़ों को आराम से लेने का समय नहीं था। हमेशा उसे बचाने का दबाव या मजबूत बनने की अंतहीन इच्छा होती थी। अकादमी में वापस भी उसके विचार उसके कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम पर टिके रहे। मैंने हमेशा सिर्फ ट्रेनिंग की है, इसी तरह मैं शीर्ष पर रहा। मार्क गैरेट की आवाज़ ने उसकी कल्पना को तोड़ दिया। प्रिय, क्या तुम ठीक हो, उसने पूछा। अपना सिर झुकाते हुए उसने उसकी ओर देखा। तुम विचारों में खोए हुए लग रहे हो। सिंडर ने भी चिंतित होकर बात की। वास्तव में मेरे स्वामी, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ हैं। आप हमसे कुछ भी साझा कर सकते हैं। एलिस्टर ने गहरी सांस ली, अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ, उसने जवाब दिया। उसका स्वर दृढ़ था। चलो हाथ में मौजूद मामले पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गिल्डमास्टर हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोनों महिलाओं ने एक दूसरे को देखा लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। जब वे चलते रहे तो एलिस्टर के विचार परेशान रहे। उसके शौक या उसकी कमी का सवाल उसे परेशान कर रहा था। फिर भी उसने इसे एक तरफ धकेल दिया, इसके बजाय आगे के काम पर ध्यान केंद्रित किया। एलिस्टर यूतो के कार्यालय की ओर जाने वाले भव्य दरवाजे के पास पहुंचा। चिकनी धातु की सतह ऊपर की रोशनी के नीचे हल्की सी चमक रही थी और एक जोरदार दस्तक के साथ वह जवाब का इंतजार कर रहा था। अंदर आ जाओ, यूतो की आवाज़ अंदर से पुकारी। यांत्रिक दरवाजे एक हल्की फुफकार के साथ खुले, जिससे गिल्डमास्टर का कार्यालय दिखाई दिया, जो कार्यालय की मेज़ के पीछे की विशाल खिड़की से आ रही गर्म सुनहरी धूप में नहाया हुआ था। कुछ ही कदम अंदर जाने पर यूतो एक घुटने पर बैठ गया, अपनी चांदी सफ़ेद और नीली गिल्ड वर्दी पहने हुए। उसका सिर सम्मानपूर्वक झुका हुआ था। यूतो ने कहा, मैं युवा स्वामी को अपना सम्मान देता हूँ। एलिस्टर की सुनहरी आंखें थोड़ी नर्म हो गईं जब उसने हाथ से इशारा किया। आप उठ सकते हैं। यूतो ने शालीनता से खड़े होकर एलिस्टर की नज़रों का सामना एक छोटी, सम्मानजनक लेकिन शरारती मुस्कान के साथ किया। तो मेरे स्वामी, क्या आप तैयार हैं? एलिस्टर ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। तैयार, उसने मनोरंजन के स्पर्श के साथ दोहराया। इससे पहले कि यूतो जवाब दे पाता, एलिस्टर का शरीर एक चमकदार, सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। उसके चारों ओर चमक फैल गई, जिससे कमरा जगमगा उठा। अगले ही पल उसका रूप बदल गया। उसके पीछे बड़े, राजसी पंख फैल गए, उसकी सफ़ेद पूंछ तुरंत ही बढ़ गई। वह अपने ड्रैगन लड़ाकू रूप में बदल गया था और अब वह और भी ऊंचा खड़ा था। उसकी आवाज़ अब और भी गहरी और आज्ञाकारी थी। मैं तैयार पैदा हुआ था। उसने कमरे के बाईं ओर अपना हाथ बढ़ाया और एक सरल हरकत के साथ एक पीला पोर्टल मूर्त रूप लेने लगा। पोर्टल की घूमती हुई ऊर्जा ने एक गर्म चमक बिखेरी, जो कार्यालय के ठंडे स्वरों के विपरीत थी। अब आओ, हमें रात होने तक वापस आना होगा। मैंने अपनी प्यारी छोटी बहन से पहले ही एक वादा किया है और मैं इसे तोड़ने का इरादा नहीं रखता। एलिस्टर ने कहा। उसकी निगाह स्थिर थी क्योंकि उसने यूतो को देखा था। यूतो ने एक बार फिर अपना सिर झुकाते हुए थोड़ा मुस्कुराया। जैसा आप आदेश देते हैं मेरे स्वामी। उसके विचार चुपचाप दौड़ रहे थे, तो इस तरह से वह दूसरों को प्रशिक्षित करने और खिलाने के लिए मेगासिटी से बाहर निकलता था। मैं हमेशा उत्सुक रहा हूं लेकिन कभी पूछने की जहमत नहीं उठाई। युवा स्वामी से अपेक्षा के अनुसार यह बहुत जटिल जादू लगता है। बिना रुके एलिस्टर पोर्टल की ओर बढ़ा। उसके पंख थोड़े मुड़े हुए थे क्योंकि वह प्रवेश करने के लिए तैयार था।
यूतो ने उसका पीछा किया क्योंकि उसका रूप भी बदलने लगा था, उसके सींग उभर रहे थे, उसकी पूंछ बढ़ रही थी और उसकी ऊंचाई एलिस्टर से मेल खाने लगी, उसके कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। जैसे ही एलिस्टर और यूतो ने सुनहरे पोर्टल से कदम रखा, इसकी चमकदार रोशनी ने परित्यक्त ड्रैगन सिटी खंडहरों के उजाड़ परिवेश को रास्ता दिया। वह स्थान जहां उसने पहले क्विंटन के साथ अपना सौदा किया था। आसमान में लटकता हुआ सुबह का सूरज। तब एलिस्टर की आवाज़ गूंजी, गहरी और खंडहरों में गूंजती हुई, उसकी आंखें उसके स्केल चेहरे पर चमक रही थीं। मेरे ड्रैगन, आगे आओ। एलिस्टर के आसपास की जगह हिंसक रूप से हिल गई, उसकी आवाज़ वास्तविकता के ताने बाने में गूंज रही थी। उसके आह्वान के जवाब में अंधेरे ब्रह्मांडीय दरारें खुल गईं और विशाल शून्य से उसके वाइवन्स उभरे, उसके ड्रैगन जनरलों के साथ। सभी वाइवन्स जमीन पर गिर गए, अपने सिर को धरती को छूने के लिए झुकाते हुए उन्होंने अपना सम्मान व्यक्त किया। ड्रैगन, काले कवच में लिपटे हुए, हाथ में धनुष लिए हुए अल्जुरिंग और अपने चश्मे को ठीक करते हुए टेरा आगे बढ़े। वे तीनों एलिस्टर के सामने एक घुटने पर गिर गए, एक हाथ उनके उठे हुए घुटनों के ऊपर टिका हुआ था, उनके सिर नीचे थे। हम अपने स्वामी को अपना सम्मान देते हैं। आप सभी खड़े हो सकते हैं। समझ गए, वे सभी ने कहा, अपने पैरों पर खड़े हो गए। वाइवन्स ने अपने सिर उठाए, उनकी सभी आंखें उस पर टिकी हुई थीं क्योंकि वे उसके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनमें से प्रत्येक उत्सुक और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार था। आज हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, उसने कहा, उसकी नज़र बारी बारी से उसके प्रत्येक जनरल पर जा रही थी। हम बंजर भूमि में छिपे ड्रैगन किन बस्तियों में से एक का पता लगाएंगे। उसने अपनी तीव्रता को व्यक्त करने के लिए अपने एक हाथ को अपने सामने रखा, उसकी सुनहरी ड्रैगन आंखें उसकी आभा को बिखेर रही थीं। अब समय आ गया है कि हम अपने बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा करें और उन्हें एक बैनर के नीचे एकजुट करें। हम एक नया साम्राज्य बनाएंगे, एक ऐसा आश्रय जहां वे आखिरकार अपना घर कह सकें। ये ड्रैगन जाति के एक बार फिर से उठने का समय है, उसने कहा। उसकी आवाज़ बाहर की ओर गूंज रही थी, जिससे हम सभी गर्व की भावना से भर गए। सभी ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया। ये हमारा गौरव और हास्य होगा, मेरे प्रभु, टेरा, अल्जुरिंग और ड्रैवन ने कहा, उनकी आवाज़ दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। एलिस्टर ने सिर हिलाया। अच्छा, अब चलो उड़ान भरते हैं। टेरा ने अपने चश्मे को ठीक किया, थोड़ा आगे बढ़ते हुए। अगर आप चाहें तो मेरे प्रभु। उद्धरण चिन्ह ... आगे बढ़ने से पहले, क्या हमें अपने रिश्तेदार का अभिवादन करने की अनुमति दी जा सकती है जिसने आखिरकार हमें अपनी पहचान बताने का फैसला किया है। एलिस्टर के चेहरे पर हल्की सी खुशी की झलक दिखी, हालांकि उसने अपना व्यवहार संयमित रखा। बहुत बढ़िया, टेरा, आप बहुत दयालु हैं मेरे स्वामी, टेरा ने कहा। उसने ड्रैवन और अल्जुरिन को थोड़ा झुकाया, फिर उनकी सभी आंखें यूकेटो की ओर मुड़ गईं। टेरा ने अपना चश्मा ठीक किया, लेंस से परावर्तित होने वाली हल्की चमक यूकेटो को देखते हुए। तो हम आखिरकार मिले, यूकेटो ने गर्मजोशी से मुस्कुराया। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। इससे पहले कि कोई और शब्द आदान प्रदान हो पाता, ड्रैवन अचानक यूकेटो की ओर बढ़ गया। उसकी हरकतें धूल उड़ा रही थीं, काले कवच का एक धुंधलापन। यूकेटो अब अपने लड़ाकू रूप में उससे 8 इंच लंबा था, फिर भी ड्रैवन उस समय ड्रैगन के तीव्र ड्रैकोनिक रूप से जरा भी भयभीत नहीं था। वास्तव में वह उत्साहित था। उसका हेलमेट बिजली के एक विस्फोट में गायब हो गया, जिससे उसके काले बाल और बैंगनी आंखें दिखाई देने लगीं। वह कुछ इंच दूर रुक गया, उसकी तीव्र निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। यूकेटो की नज़र, भले ही छोटी थी, फिर भी तीव्र थी। तुम हमेशा से एक ड्रैगन ही रहे हो, ड्रैवन ने कहा। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और मनोरंजन का मिश्रण था। यही कारण है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुम मेरी पकड़ से बच निकलने में सक्षम थे। इतनी शक्तिशाली आभा को छिपाने में सक्षम होना, एक शक्तिशाली ड्रैगन के लिए ऐसा लगता है कि छिपना और बचना तुम्हारी विशेषता हो सकती है। ड्रैगन की तीखी नज़र से मिलते ही यूकेटो की शरारती मुस्कान चौड़ी हो गई। तुम मुझे कमानते हो, अपनी पकड़ से बच निकलना। मैं इसे कुशल चालबाजी कहूँगा, और एक ड्रैगन को कुछ रहस्य रखने की अनुमति है ना? उसने चंचलता से बात की, फिर भी उसमें एक ऐसा आत्मविश्वास था जिससे ये बताना मुश्किल था कि वह मजाक कर रहा था या सच कह रहा था। ड्रैगन ने अपनी आंखें सिकुड़ी, लेकिन बदले में अपनी बाहें क्रॉस करके मुस्कुराया। वास्तव में कुशल, लेकिन रहस्य अंत में खुद को प्रकट करने का एक तरीका है। अल्जुरिन, जो चुप था, एक कदम आगे बढ़ा, उसका धनुष एक हाथ में आराम से टिका हुआ था। उसकी निगाहें तेज थीं, कि बोलते समय लगभग संदेहास्पद। अगर तुम अपने बारे में इतना महत्वपूर्ण सच छिपा सकते हो, तो आश्चर्य होता है तुम और क्या छिपा सकते हो। तुम्हारी वफादारी वास्तव में कहाँ है? हल्के फुल्के डैमिनो यूकेटो आमतौर पर खुद को थोड़ा जोड़कर रखते थे, उनकी मुस्कान नर्म होकर कुछ ज्यादा ईमानदारी में बदल जाती थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और अल्जुरिन की दिशा में अपना सिर थोड़ा झुकाया। मैं अपने सम्मान और तराजू की कसम खाता हूं कि मैं युवा स्वामी के प्रति बुरे इरादे नहीं रखूंगा। मेरे कार्य, हालांकि गोपनीयता में लिपटे हुए थे, लेकिन उनका उद्देश्य कभी भी उनके विश्वास को धोखा देना नहीं था।
टेरा ने फिर से अपना चश्मा ठीक किया, उसकी तीखी आंखें यूकेटो से कभी नहीं हटीं। क्या तुमने अभी तक अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की है? उसने पूछा, उसकी आवाज़ शांत लेकिन दृढ़ थी, जैसे कोई शिक्षक किसी लंबित असाइनमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हो। यूकेटो हिचकिचाया, उसकी मुस्कान वापस आ गई, लेकिन इस बार उसमें घबराहट का भाव था। मुझे स्वीकार करना चाहिए, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। टेरा की अभिव्यक्ति भावशून्य रही, लेकिन उसका स्वर तीखा हो गया। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ना बुद्धिमानी होगी। वफादारी सिर्फ निहित नहीं होती, इसे घोषित किया जाना चाहिए। यूकेटो ने नकली आत्मसमर्पण में दोनों हाथ उठाते हुए हंसी उड़ाई। तुम लोग बहुत तीव्र हो, लेकिन मैं इस कृत्य के महत्व को पहचानता हूँ, बहुत अच्छी तरह से। वह एलिस्टर की ओर मुड़ा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट होते ही उसकी शरारती निराशा पूरी तरह से गायब हो गई। एक घुटने पर गिरते हुए यूकेटो ने अपना सिर नीचे किया, उसके चांदी जैसे बाल आगे की ओर गिर रहे थे। उसकी आवाज़ गहरी हो गई, दूसरे युग की औपचारिक लय को अपनाते हुए। मेरी देरी को माफ़ करें, युवा स्वामी। जैसे ही उसने कहा, उसकी हाँ में घड़ी की कलियां चमक उठीं। उसकी छाती के चारों ओर का क्षेत्र चांदी की चमक से जगमगा उठा, ये संकेत देने के लिए कि वह ड्रैगन शपथ लेने वाला था। कुछ ऐसा जिसे ड्रैगन कभी वापस नहीं ले सकता था, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हों। क्योंकि यह उपेक्षा के कारण नहीं बल्कि मेरी अपनी मूर्खता के कारण था कि मैंने इस पवित्र प्रतिज्ञा को रोक रखा है। यहाँ और अभी मैं विनम्रतापूर्वक आपको अपना सम्मान प्रदान करता हूँ और आपके प्रति अपनी अटूट निष्ठा की शपथ लेता हूँ, एलिस्टर, युवा स्वामी जिससे मेरी तराजू और आत्मा बंधी हुई है। जैसे ही यूकेटो के शब्द गूंजे, एलिस्टर के सिस्टम से एक हल्की झनकार निकली और उसकी आंखों के सामने एक पारदर्शी अधिसूचना विंडो दिखाई दी। सिस्टम अधिसूचना, एक टाइम ड्रैगन ने आपके प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया है। अब आप उनकी स्थिति विंडो तक पहुंच सकते हैं। उनकी स्थिति विंडो खोलें। स्थिति विंडो तुरंत उसके सामने आ गई। ग्रेटर दैन यूकेटो की स्थिति विंडो। ग्रेटर दैन। नाम, यूकेटो वॉन क्रोनोवॉर्ड। जाति, टाइम ड्रैगन। रैंक, एक्स। शारीरिक आंकड़े, ताकत 55,800, चपलता 53,400, धीरज 57,100, जीवन शक्ति 58,600, जादुई आंकड़े, मन 75,200, बुद्धि 62,900, बुद्धि 64,300, कुल मिलाकर मुकाबला शक्ति 426,300 एक्स रैंक। शीर्षक, टेम्पोरल सॉवरेन, समय का स्वामी, इसके प्रवाह को मोड़ने और घटनाओं को फिर से लिखने में सक्षम। लेकिन इसकी सीमाएं हैं। अदृश्य घड़ी सबसे तेज इंद्रियों से भी बचने के लिए जाना जाता है, उसकी हरकतें घड़ी की खामोश टिक टिक जैसी हैं। शाश्वत साक्षी अनगिनत युगों से गुजरा है, जिससे वह इतिहास का जीवंत संग्रह बन गया है। अनंत क्षितिज का ड्रैगन, एक समय ड्रैगन जो सभी आयामों में भयभीत और पूजनीय है। रक्तरेखा क्षमता, शाश्वत क्रोनोस, यूकेटो को समय के ताने बाने में हेरफेर करने की अनुमति देता है। वह मन की खपत के आधार पर स्थानीय क्षेत्रों में या बड़े पैमाने पर समय को रोक सकता है, तेज कर सकता है या पीछे ले जा सकता है। ये क्षमता उसे अद्वितीय पूर्व ज्ञान भी प्रदान करती है, क्योंकि वह भविष्य में सेकंड या मिनट भी देख सकता है। बाहों पर क्रोनोग्रहण, लौकिक जादू के सार से प्रभावित दिव्य जालीदार गॉन्टलेट और ग्रीव्स की एक जोड़ी। प्राथमिक क्षमता, टाइम फ्रैक्चर, समय में फ्रैक्चर बनाता है, जिससे यूकेटो एक पल में कई बार हमला कर सकता है या प्रतिद्वंद्वी को टाइम लूप में फंसाकर उसकी हरकतों को खत्म कर सकता है। द्वितीय क्षमता, टेम्पोरल वोर्टेक्स, संघनित समय ऊर्जा का एक विनाशकारी भंवर उत्पन्न करता है, जो इसके भीतर फंसी किसी भी चीज को नष्ट कर देता है। पहलू 1, कालातीत शक्ति का पहलू, समय सीमाओं में खुद के हर संभावित संस्करण से शक्ति प्राप्त करके शारीरिक शक्ति और स्थायित्व को बढ़ाता है। 2, क्रोनोफ्लो का पहलू, अपने आसपास के समय के प्रवाह पर बेजोड़ नियंत्रण प्रदान करता है, जिससे वह हमलों से बच सकता है और सटीकता से हमला कर सकता है। 3, मेमोरी रेजोनेंस का पहलू, यूकेटो को अपने अतीत और भविष्य की यादों में टैप करने, अपने वर्तमान अनुभव से परे ज्ञान, कौशल और रणनीति हासिल करने में सक्षम बनाता है। 4, आयामी बुनाई का पहलू, उसे टेलीपोर्टेशन, बुलाने या विनाशकारी क्षेत्र प्रभाव हमलों को मुक्त करने के लिए अस्थायी दरारें बनाने की अनुमति देता है। पूर्ण विलोपन, उसे किसी भी समय अस्तित्व से कुछ भी मिटाने की अनुमति देता है, चाहे वह भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। स्थिति विंडो को देखते हुए एलिस्टर के विचार दौड़ पड़े। मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया है कि उसने क्यों कहा कि वह शुरुआत में मेरे साथ नहीं हो सकता। इस तरह की शक्ति के साथ किसी के लिए बढ़ना असंभव होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को केवल एक आदेश देकर पूर्ववत या मेरे रास्ते से हटाया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है, मेरी माँ की मृत्यु कैसे हुई? उफ़, मुझे ऐसे सवालों को बाद के लिए बचा कर रखना चाहिए। मुझे मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सवाल हमेशा बेहतर समय पर पूछे जा सकते हैं। उसने विचार को एक तरफ रखने का फैसला किया। ये वास्तव में एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल था।
एलिस्टर ने पलकें झपकाईं, उसकी आंखें कुछ देर के लिए अधिसूचना की ओर देखने के बाद फिर से केटो की ओर मुड़ गईं। केटो, उठो, एलिस्टर ने आदेश दिया। तुम्हारी प्रतिज्ञा स्वीकार की जाती है। केटो खड़ा हो गया, उसकी अभिव्यक्ति ईमानदार थी, फिर भी उसमें पहले की चंचलता की हल्की सी झलक थी। यह एक सम्मान की बात है, युवा स्वामी। टेरा ने फिर से अपना चश्मा ठीक किया, उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। इसके साथ कोई ढीला छोर नहीं है। एक ड्रैगन की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। अल्जुरिंग ने सिर हिलाया, हालांकि उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए केटो पर टिकी रही, मानो अभी भी सोच रहा हो कि उस पर भरोसा किया जाए या नहीं। इस बीच ड्रैगन मुस्कुराया और केटो के कंधे पर हल्का थपथपाया। झुंड में आपका स्वागत है, कॉमरेड। अब से हमें बहुत ज्यादा अनुमान लगाने पर मजबूर मत करो। केटो ने धीरे से ठहाका लगाया। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूं। बस, एलिस्टर ने आदेश दिया। हमारे पास रुकने का समय नहीं है। हमारा मिशन इंतजार कर रहा है। हमें उड़ान भरनी चाहिए और अपनी खोज शुरू करनी चाहिए। हाँ मेरे प्रभु। एलिस्टर और उसके ड्रैगन आसमान में उड़ रहे थे, उनके पंख हर शक्तिशाली धड़कन के साथ बादलों को चीरते हुए निकल रहे थे। एलिस्टर केटो के सिर पर सवार था, चांदी के ड्रैगन का विशाल आकार बाकी सभी को बौना कर रहा था, मानो वे उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रहों, सूर्य। एलिस्टर ने जो देखा, उसके अनुसार केटो कम से कम 100 फीट लंबा था। उसकी पूंछ प्रभावशाली 20 मीटर तक फैली हुई थी और उसके पंख शायद उससे दुगने लंबे थे। वह वास्तव में ड्रैगन के बीच एक विशालकाय था, इतना कि एलिस्टर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि यह सारा द्रव्यमान उसके अपेक्षाकृत छोटे मानव रूप में कैसे समा सकता है। हम एक बस्ती के करीब पहुंच रहे हैं, युवा स्वामी। केटो की गहरी आवाज़ गड़गड़ाहट के साथ बोल रही थी, हालांकि उसका मुंह नहीं हिला। ये टेलीपैथी भी नहीं थी, लेकिन शायद संचार का एक उन्नत रूप था जो उसके जीवन के लिए अद्वितीय था। अच्छा, आगे बढ़ो। समझ गया। केटो के पीछे एलिस्टर के ड्रैगन जनरल थे, सभी अपने राजसी ड्रैगन रूपों में। मार्क गैरेट अपने विशाल जबड़े में अपने दांत पीसने से खुद को नहीं रोक पाए, उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक थी और शायद क्रोध की, जब उसने केटो को एलिस्टर को ले जाते हुए देखा। मार्क गैरेट के गुस्से का कारण दिन की तरह स्पष्ट था, वह एलिस्टर को ले जाने वाली बनना चाहती थी। इससे पहले उसने उत्सुकता से उसे उड़ान के दौरान अपने सिर पर ले जाने की पेशकश की थी, लेकिन एलिस्टर ने विनम्रता से मना कर दिया था। इसके बजाय उसने केटो को सम्मान दिया, जिससे वह बहुत हैरान हो गई। जब उसने केटो को घूरा तो उसकी लाल ड्रैगन आंखें सिकुड़ गईं, उसका आक्रोश व्यावहारिक रूप से तरंगों में उसके शरीर से निकल रहा था। केटो, अप्रभावित लेकिन उसकी रूपक और शाब्दिक मौत की चमक की गर्मी से पूरी तरह वाकिफ, एलिस्टर को संबोधित करने से पहले अपने भीतर गहराई से हंसा। युवा स्वामी, उसकी नाराजगी इतनी भी छोटी नहीं है। केटो ने फिर से बोलते हुए बड़बड़ाया। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए आपको और कुछ करने की ज़रूरत हो सकती है। वह एक रसातल शून्य हो सकती है, लेकिन ऐसी भावनाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने देना बाद में समस्याओं का कारण बन सकता है। एलिस्टर अपने हाथों को क्रॉस करके केटो के विशाल सिर के ऊपर खड़ा था। उसने मार्गरेट की ओर कुछ देर तक देखा और फिर आह भरी। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, केटो। वह मेरे प्रति वफादार है। वह मुझे धोखा नहीं देगी। केटो का स्वर थोड़ा बदल गया जब उसने फिर से बात की। युवा स्वामी, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। उसकी वफादारी पर सवाल नहीं है, लेकिन उसके जैसी योद्धा जो अनसुलझे भावनाओं को पालती है, वह व्यवस्था को बाधित करने वाले तरीकों से कार्य कर सकती है। मुझे विश्वासघात का नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने का डर है। उसे अपनी जगह पता होनी चाहिए, नहीं तो भविष्य में चीजें जटिल हो सकती हैं। एलिस्टर ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए केटो के शब्दों के बारे में सोचा। मार्क गैरेट अपने कर्तव्यों को जानती है, हालांकि वह मेरी व्यक्तिगत सीमाओं पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति रखती है। मैं उस पर पूरा भरोसा करता हूँ। केटो ने सांस छोड़ी, गहरी आवाज़ लगभग एक दबी हुई गड़गड़ाहट की तरह थी, लेकिन उसने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया। बहुत अच्छा, उसने कहा। मैं आपके निर्णय पर भरोसा करूंगा, युवा स्वामी, लेकिन मुझे ये जोड़ने दें। यदि आप उसे अपने पास खींचना चाहते हैं तो उसे बताएं। अगर तुम नहीं जानते तो उसे भी सूचित करो। एलिस्टर चुप रहा, उसकी निगाहें उनके सामने बादलों पर टिकी रहीं। हम आ गए हैं, युवा स्वामी, केटो ने कहा। जैसे ही विशाल चांदी के ड्रैगन ने उतरना शुरू किया, उनके चारों ओर घने बादल छट गए, जिससे नीचे की दुनिया का पता चला। उत्परिवर्तित वन्यजीवों से भरी एक विशाल बस्ती का दृश्य तुरंत नजर आया, जो अलग अलग आकार और आकारों की झोपड़ियों जैसा दिख रहा था। उसे देखा जा सकता था। ऊपर की पत्तियां इतनी मोटी थीं कि वे मुश्किल से ही सूरज की रोशनी को नीचे आने देती थीं। लेकिन दृश्य की सुंदरता तब बर्बाद हो गई जब एलिस्टर का ध्यान नीचे हो रही अराजकता की ओर गया। गांव के किनारे काले लड़ाकू गिया में इंसान ड्रैगन किन का शिकार कर रहे थे।
भूरे रंग की त्वचा वाले, पीले रंग की आंखों वाले, चांदी के बालों वाले जीव बेतहाशा लड़े, लेकिन वे आसानी से पराजित हो गए, मारे गए। ड्रैगनकिन में से कुछ को वश में किया गया और अजीब चमकती हुई जंजीरों से बांध दिया गया, जो धीरे धीरे धड़क रही थीं। फिर उन्हें वाहनों में घसीटा गया जो परिवहन के लिए तैयार होने पर गड़गड़ाहट कर रहे थे। उन्हें दूर भगाओ। एक माँ अपने रोते हुए बच्चे से अलग हो गई। कुछ को पकड़कर अपवित्र कर दिया गया, कुछ को उनके पतियों के सामने, कुछ को उनके माता पिता के सामने। योद्धा जो हताश होकर लड़े लेकिन मारे गए। बच्चे रो रहे थे जिन्हें मार गिराया गया, कुछ को भागने की कोशिश में मार दिया गया। पकड़े जाने से पहले बुजुर्गों को पीटा गया। उपस्थित लोग हंस रहे थे, उनके द्वारा मचाई गई अराजकता से उत्साहित। उनकी हंसी एलिस्टर के सिर में किसी भी अन्य आवाज़ की तुलना में अधिक जोर से गूंज रही थी, चीखें केवल पृष्ठभूमि में थीं। ये बर्बादी का दृश्य था। एलिस्टर की आंखें इस दृश्य को देखकर चौंक गईं। उसका जबड़ा थोड़ा खुला हुआ था और उसकी आभा सहज रूप से उसके शरीर से एक नरक की तरह बाहर निकल आई। इसका क्या मतलब है? किसी कारण से ये दृश्य उसके अतीत के एक टुकड़े को चिंगारी देता हुआ प्रतीत हुआ, जिसे उसने अभी तक पूरी तरह से याद नहीं किया था। एक घर जिस पर काले रंग के मनुष्यों ने आक्रमण किया था। वे लोग जो अंधकार की शक्ति का आदेश देते थे। उसकी अपनी आवाज़ उसके सिर में गूंज उठी जब उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें निराश किया। उसके शब्दों के बाद क्रोध और पछतावे की एक बड़ी भावना आई। दर्द उसकी खोपड़ी में घुस गया, जिससे वह अपने सिर को पकड़ते हुए थोड़ा सा कराह उठा। और उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि उसे ये दर्द क्यों महसूस हुआ, लेकिन उसके पास एक बहुत अच्छा विचार था। लेकिन एलिस्टर अकेला नहीं था जो तबाह हो गया था। अल्जुरिंग सबसे पहले बोला। आकाश ड्रैगन की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। इस तरह की अपवित्रता, इन मनुष्यों ने हमारे रिश्तेदारों का उल्लंघन करने, उन्हें मारने और अपमानित करने की हिम्मत की। सिंडर ने अपने दांत पीस लिए, उसकी आंखें उसके क्रिम्सन मैना से चमक रही थीं। हमारे लोगों को इस तरह से प्रताड़ित करना, यह मुझे बीमार कर देता है। उन्हें सभी को राख में बदल देना चाहिए। इन कीड़ों को पैरों तले कुचल दिया जाना चाहिए, उनमें से हर एक को। मार्क गैरेट ने कहा। ड्रैगन के चारों ओर बिजली चमक रही थी। ऐसे दुष्ट प्राणियों को ज्ञान की आवश्यकता है। वे हमारे रिश्तेदारों को पकड़ना चाहते हैं, उन्हें कलंकित करना चाहते हैं। उन्हें मृत्यु से भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। केटो ने खतरनाक तरीके से अपनी निगाहें सिकुड़ते हुए कहा, युवा स्वामी, आपकी आज्ञाएं क्या हैं? एलिस्टर ने अपने दांत पीस लिए, उसके मुंह से निकले अगले शब्द शांत थे, फिर भी क्रोध से भरे हुए। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर कुछ टूट गया हो। नहीं, ये कहना अधिक सटीक होगा कि कुछ मर गया था। मेरे ड्रैगन वाइवन, मेरे शब्दों पर ध्यान दें और आगे बढ़ें। नजर आने वाले हर इंसान को मिटा दें। नहीं, उनमें से कुछ को बरकरार रखें, वे हमें उस मूर्ख तक ले जाएंगे जिसने इसे उकसाया। मेगा सिटी एक्स यूनियन प्रेसिडेंट गैलिस्क के कार्यालय में गैलिस्क अपनी कुर्सी पर बैठे थे, अपने ऑब्सीडियन डेस्क पर पॉलिश किए हुए सिल्वर पेन को टैप करते हुए डेटा टैबलेट को स्कैन कर रहे थे। उसके सामने उसके कई सहायकों में से एक वेरिन खड़ा था। उस आदमी के बाल बैंगनी थे, आंखें थीं और एक चश्मा था जो उसे यूनियन की वर्दी में किसी पेशेवर की तरह दिखा रहा था। उसके माथे पर घबराहट की हल्की सी झलक थी क्योंकि वह एक पतला इलेक्ट्रॉनिक नोटपैड पकड़े हुए था। चलो इसे खत्म करते हैं, वेरिन, गैलिस्क ने कहा, पीछे झुकते हुए और एक पैर को दूसरे पर रखते हुए। उसकी बात में थोड़ी ऊब थी, फिर भी उसके शब्द तीव्र लग रहे थे। मेगा सिटी रिपोर्ट की स्थिति क्या है? वेरिन ने अपना चश्मा ठीक किया और अपना गला साफ किया। हाँ सर, सबसे पहले मेगा सिटी 3 अपनी ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण व्यवधानों की रिपोर्ट कर रहा है। वे पिछले महीने के बुनियादी ढांचे की तोड़फोड़ के बाद से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में लगातार बिजली नहीं मिल रही है। गैलिस्क ने अपना सिर झुकाया, उसकी कलम रुक गई और वह थोड़ा भौंचक्का हो गया। और उनका प्रस्तावित समाधान, उन्होंने केंद्रीय भंडार से अतिरिक्त बिजली आवंटन का अनुरोध किया है। लेकिन अगर हम इसका पालन करते हैं तो यह मेगा सिटी इव और वी के लिए ग्रिड पर दबाव डाल सकता है, जो पहले से ही लगभग पूरी क्षमता पर चल रहे हैं। गैलिस्क ने अपने माथे को रगड़ा, उसका धैर्य कम होता जा रहा था। बेशक वे भीख मांगने आएंगे, अनुरोध को अस्वीकार करें, उन्हें अपने स्वयं के संसाधनों से मरम्मत को प्राथमिकता देने के लिए कहें। तकनीकी निरीक्षण की पेशकश करें, लेकिन इससे अधिक नहीं। समझ गया। वेरिन ने नोट्स लिखे, उसकी उंगलियां टैबलेट पर तेजी से चल रही थीं। गैलिस्क आगे झुक गया, अपनी कोहनी डेस्क पर रखी और अपनी ठोड़ी को अपने हाथों पर टिका दिया। अगला, मेगा सिटी इव में शाखा निदेशक लिनास के अचानक इस्तीफे के बाद राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ा है, वेरिन ने कहा। गैलिस्क की भौहें तन गईं। इस्तीफा? लिनास सेवानिवृत्त हो गए हैं? वेरिन ने सिर हिलाया। आधिकारिक तौर पर हाँ, हालांकि अफवाहों के अनुसार यह गलत तरीके से आवंटित धन की चल रही जांच से बचने के लिए किया गया था। गैलिस्क ने अपनी नाक से सांस छोड़ी और अपनी मुद्रा को सीधा किया, वेरिन को जारी रखने का इशारा किया।
लिनास के चले जाने के बाद वहां के प्रमुख परिवारों ने नियंत्रण के लिए पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। ये तनाव पैदा कर रहा है, हालांकि अभी तक कोई हिंसक घटना नहीं हुई है। अभी नहीं, गैलिस्क ने अपनी उंगलियों के बीच कलम घुमाते हुए कहा। वहां बोर्ड अधिकारियों को एक स्पष्ट संदेश भेजें। उन्हें व्यवस्था बनाए रखनी है। कोई गुटबाजी नहीं, कोई अराजकता नहीं। यदि आवश्यक हो तो उन्हें याद दिलाएं कि मेरा हस्तक्षेप बंद नहीं है। बेशक सर, वरिन ने सिर झुकाकर कहा। जैसे ही वरिन ने अपने टैबलेट पर नजर डाली, गैलिस्क खड़ा हो गया और अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधते हुए बड़ी खिड़की की ओर चला गया। उसने नीचे की ओर भागती हुई ट्रैफिक धाराओं को देखा, उसका दिमाग दौड़ रहा था। और मेगा सिटी वी? गैलिस्क ने पूछा। वे व्यापक बुनियादी ढांचे पर दबाव का सामना कर रहे हैं, वरिन ने जवाब दिया। जल शोधन संयंत्र पुराने हो चुके हैं और मुश्किल से मांग को पूरा कर पा रहे हैं। हाल ही में यांत्रिक विफलताओं ने कई क्षेत्रों को स्वच्छ पानी से वंचित कर दिया है। गैलिस्क ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। यह कोई नई बात नहीं है। इसे पहले क्यों नहीं संबोधित किया गया? उनके अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए बजट पुनर्वितरण पिछली तिमाही में स्थगित कर दिया गया था, वरिन ने स्वीकार किया। गैलिस्क ने अपनी नाक के पुल को चुटकी में दबाया, स्पष्ट रूप से निराश। मरम्मत को तेज करने और केंद्रीय आपूर्ति से मोबाइल शुद्धिकरण इकाइयों को तैनात करने के लिए तत्काल निर्देश जारी करें और सुनिश्चित करें कि कोई सक्षम व्यक्ति इस ऑपरेशन की देखरेख करे। मुझे बहाने नहीं, नतीजे चाहिए। वरिन ने तेजी से सिर हिलाया। मैं देख लूंगा सर। संतुष्ट होकर गैलिस्क अपनी डेस्क पर लौट आया और खारिज करने वाला इशारा किया। बस इतना ही, वरिन। वरिन ने थोड़ा झुककर कार्यालय से बाहर निकल गया। अकेले होने पर गैलिस्क ने अपने चिकने संचार पैड को उठाया, जो उसकी डेस्क पर धीरे धीरे बज रहा था। स्क्रीन पर एक सूचना चमक उठी। युतो का संदेश, मैंने युवा स्वामी को अपनी पहचान बता दी है। गैलिस्क ने संदेश को एक पल के लिए देखा, फिर उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए वह जोर से हंसने से पहले धीरे से हंसा। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर ढोल बजा रही थीं। अच्छा 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 युतो, उसने जोर से सोचा, तुम हमेशा आश्चर्य से भरे रहते थे। तो आपने अपेक्षा से पहले ही खुद को प्रकट करने का फैसला किया है। मुझे उत्सुकता है, क्या आपने अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने के लिए अपने घुटनों पर बैठकर काम किया है? नहीं। वह खड़ा हुआ, एक साइड टेबल पर चला गया जहां सुनहरी शराब का एक डिकेंटर इंतजार कर रहा था। खुद के लिए एक गिलास भरते हुए उसने इसे थोड़ा ऊपर उठाया, जैसे कि टोस्ट में हो। ये दिलचस्प होगा। चलो देखते हैं कि अब तुम कैसे व्यवहार करते हो, पुराने दोस्त। सच तो यह है कि मैं कल आऊंगा। मुझे लगता है कि मेरे लड़के और लड़की से मिलने का यह एक सुनहरा अवसर है। उसने धीरे धीरे घूंट भरते हुए पेय का स्वाद लिया। आसमान में अंधेरा छाने के साथ ही जमीन पर मौजूद लोग भ्रम और भय से चीखने लगे। एक बीमार हरा कोहरा उन पर मौत के घिनौने कफन की तरह छा गया। जहरीले वाइवन उन पर उतर आए। आखिर ये वाइवन कहाँ से आए? एक आदमी डर और भ्रम में चिल्लाया जब उसने देखा कि वाइवन के मुंह से निकलने वाली धुंध ने उसके एक साथी के कवच, मांस और हड्डियों को पिघला दिया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह बेतहाशा अपनी तलवार हवा में लहराने लगा, मानो इससे वे उस पर हमला करने से हतोत्साहित हो जाएं। लेकिन जैसा कि कोई भी अनुमान लगा सकता है, ये व्यर्थ था। कमर से ऊपर का पूरा ऊपरी आधा हिस्सा जल्द ही वाइवन में से एक ने चीर दिया। उसके शरीर और खोपड़ी को एक पल में कुचल दिया गया, क्योंकि जीव ने उसे बेरहमी से चबाया और निगल लिया। वाइवन एक और चिल्लाया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। हमें नहीं बताया गया था कि इन जीवों के पास उड़ने वाले जानवर हैं। और भी जहरीले वाइवन ने अपने जबड़े खोले। संक्षारक धुंध के बादल बाहर निकले और जंगल में लहर की तरह लुढ़कने लगे। उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को पिघला दिया। कवच धातु से चिपक गया और कुछ ही पलों में उसे खा गया। मांस बुदबुदाया और काला पड़ गया। छिलने से हड्डी दिखाई देने लगी, जो जहरीली धुंध की निरंतर धारा के नीचे टूट गई और घुल गई। पीड़ा की चीखें हवा में भर गईं, जब लोग तड़प रहे थे, अपने पिघलते शरीर को पकड़ रहे थे। मेरा कवच, ये जल रहा है। एक आदमी चिल्लाया, अपनी छाती की प्लेट को नोचते हुए। जैसे ही एसिड रिस रहा था, पिघले हुए स्टील को उसकी फफोलेदार त्वचा पर मिला रहा था। मेरी मदद करो, मेरा पैर, हे भगवान, मेरा पैर। एक और चिल्लाया। उसका अंग मांस और खून के पोखर में घुलने से पहले एक मुड़ी हुई गंदगी में बदल गया, क्योंकि जहर मांसपेशियों और हड्डियों को समान रूप से खा रहा था। कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की, लेकिन बोन वाइवन ने उन पर हमला कर दिया। जानवरों ने उन्हें अपने नुकीले नुकीले दांतों से चीर डाला और मांस के टुकड़ों को गीले खूनी घूंटों में निगल लिया। जब जानवरों ने लोगों को चीर डाला तो हर जगह खून फैल गया। उनके अंदरूनी हिस्से भाप के ढेर में धरती पर गिर गए। पीछे हटो, फिर से संगठित हो जाओ, एक दस्ते के नेता ने घबराए हुए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया, लेकिन एक स्टील वाइवन के उतरने के कारण उसकी कमान बीच में ही रुक गई। धात्विक जानवर ने अपने शरीर पर एक दुर्स्वप्न शाही की तरह नुकीले कांटे उगाए।
एक हिंसक झटके के साथ उसने धारदार प्रक्षेप्यों की बौछार कर दी। कांटे बरसने लगे, कवच, धड़ और अंगों को भेदते हुए। एक आदमी चिल्लाया जब एक कील उसके सीने में घुस गई, बल ने उसे पीछे की ओर गिरा दिया, उसका दिल धंस गया और खून बहने लगा। दूसरा लड़खड़ा गया, अपनी जांघ को पकड़ लिया जहां एक कील ने मांसपेशियों को चीर दिया था और हड्डी को तोड़ दिया था, जिससे एक विचित्र खुला घाव हो गया था। एक मरहम लगाने वाले, कृपया, उसने चिल्लाया, लेकिन कोई मदद नहीं आई। जमीन खून से लथपथ युद्धक्षेत्र बन गई, मानव शरीर अप्राकृतिक आकृतियों में मुड़ गए, छेदे गए, पिघल गए या आत्मा की आग से झुलस गए। नरसंहार में ड्रैवन एक आंधी की तरह उतरा। अपने मानव रूपी लड़ाकू रूप में उसकी बैंगनी आंखें क्रोध से चमक उठीं और उसकी महान तलवार स्टॉर्म क्लीवर बैंगनी बिजली के चापों के साथ चटक रही थी। तुम हमारे रिश्तेदारों को अपवित्र करने की हिम्मत करते हो, उसने गरजते हुए कहा, उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट की तरह थी। तुम्हारे जैसे लोग मुझे घृणा करते हैं। तेजी के साथ ड्रैवन युद्ध के मैदान में घुस गया। उसके पहले वार ने एक साथ 3 लोगों को चीर दिया, उनके शरीर खून और अंतड़ियों के छींटे में अलग हो गए। एक आदमी ने अपनी राइफल उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह निशाना साध पाता, ड्रैवन सीधे उसके सामने था। महान तलवार नीचे की ओर झुकी, आदमी की बांह को काटते हुए और उसके धड़ में गहराई तक धंस गई। आदमी का मुंह खुल गया एक खामोश चीख में जब उसका शरीर 2 टुकड़ों में फट गया, उसकी आंतें बिखरी हुई रस्सियों की तरह जमीन पर बिखर गईं। राक्षस, वे राक्षस हैं, एक आदमी चिल्लाया, ड्रैवन के आगे बढ़ने पर पीछे हटते हुए। उसकी शक्तिशाली आंखें उसके हेलमेट के छज्जे से चमक रही थीं जैसे कि रसातल से उसे देख रही हों। तुम अपने आप को शिकारी समझते हो, सर्वोच्च शिकारी। तुम कुछ नहीं बल्कि कुचले जाने वाले कीड़े हो। एक और ने रेंग कर भागने की कोशिश की, उसके पैर स्टील के वाइवन के स्पाइक के वजन से चकनाचूर हो गए। वह खून से लथपथ कीचड़ में खुद को घसीटते हुए कराता हुआ आगे बढ़ा। ड्रैवन उसकी ओर बढ़ा, उसके जूते खून के गड्ढों में छप रहे थे। कृपया, मैं, आदमी हकलाया, लेकिन ड्रैवन का जूता बहुत जोर से नीचे आया, उसकी रीढ़ को कुचलते हुए और उसे कंफेदी की तरह सीधा चीरते हुए। सैनिक ने अंतिम दयनीय चीख निकाली, इससे पहले कि खामोशी उसे खा जाती। ड्रैवन ने ऊपर देखा, उसकी तलवार खून से सनी हुई थी और घृणा से गुर्राया। तुम में से एक भी दया का पात्र नहीं है, उसने थूकते हुए कहा। वाइवन के तूफान ने अपना वध जारी रखा। जंगल चीखों और डर की बदबू से भर गया था। टेरा अराजकता के बीच खड़ी थी, उसकी ठंडी नीली निगाहें संघर्ष कर रहे मनुष्यों पर टिकी थी जो अपनी शक्तियों का व्यर्थ उपयोग कर रहे थे। वे आग की लपटों, बिजली और स्टील के साथ आगे बढ़े, उनका हर प्रयास एक ऐसी अपरिहार्यता के खिलाफ एक हताश पकड़ था जिससे वे बच नहीं सकते थे। टेरा ने अपने हाथ फैलाए और जैसे ही उसने अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाया, धरती के विशाल हाथ उठे, उन्हें नीचे कुचल दिया। उनकी चीखें शांत हो गईं क्योंकि उनके नीचे की जमीन हिल गई, मुड़कर दांतेदार कीलों में बदल गई जिसने उन्हें जगह जगह पर जकड़ दिया। एक युवा व्यक्ति, जो अंतिम लड़ाई के लिए बेताब था, उसने एक ड्रैगनकिन बच्चे को अपनी तरफ खींचा और टेरा की ओर कांपती हुई उंगली उठाई। अगर तुम हमला करोगे तो मैं उसे मार डालूंगा, उस आदमी ने धमकी दी, उसकी आवाज़ क्रोध और भय से कांप रही थी। टेरा के होंठ एक ठंडी मुस्कान में बदल गए। उसे मार डालो, उसने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ तूफान के बीच दूर से आती फुसफुसाहट की तरह थी। मुझे स्वीकार करना चाहिए, अब तक मैंने सिर्फ कहानियां पढ़ी थीं कि मानवता कितनी दयनीय जाती है, लेकिन इतने सारे उल्लेखनीय मनुष्यों से मिलने के बाद इसे प्रत्यक्ष रूप से देखना। खैर, मुझे कहना चाहिए कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, लेकिन मुझे लगता है, हर जाति की तरह, व्यक्ति अपने मूल्यों के साथ स्वतंत्र हैं, और अक्सर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अस्तित्व के योग्य नहीं होते। और दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि आप उनमें से एक हैं। टेरा ने उसे गौर से देखा, मानो वह उसकी आत्मा में झांक रही हो। वह आदमी कांप उठा, उसका हाथ कांप रहा था और उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। नहीं, कृपया, रुकें, उसने विनती की। रुको, टेरा ने दोहराया, उसकी आवाज़ तीखी थी। इसे रोका नहीं जा सकता, तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लाद लिया। बिना एक और शब्द कहे, उसने फिर से अपना हाथ उठाया, उसकी इच्छाशक्ति उस आदमी की छाती के चारों ओर कसती गई जब तक कि उसकी सांसें रुक नहीं गईं और उसकी दृष्टि धुंधली नहीं हो गई। अगले ही पल, वह आदमी हवा में उछल गया और एक भयानक धमाके के साथ पास के पेड़ से टकरा गया। एक और आदमी के पीछे जमीन से एक बहुत बड़ा लोहे का कील निकला, जो उसकी पीठ में घुस गया। उसका शरीर आगे की ओर उछला और टूटे हुए चिथड़े की तरह उसके सहयोगियों से टकराया। उसकी चीखें कुछ देर तक गूंजती रहीं, फिर खामोशी ने उसे अपने कब्जे में ले लिया, उसका खून धरती में बह रहा था। टेरा धीरे धीरे आगे बढ़ी, उसकी आंखें किनारे से देख रहे ड्रैगन के छोटे से समूह पर टिकी थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसकी आवाज़ धीमी थी। क्या तुम सब ठीक हो? एक बच्चा, जो 10 साल से कम उम्र का नहीं था, आगे बढ़ा, उसने एक छोटे से हाथ को कसकर पकड़ लिया। उसकी निगाहें विस्मय से चौड़ी हो गई थीं। क्या तुम भी ड्रैगन हो? उसने झिझकते हुए पूछा, उसकी आवाज़ कांप रही थी।
किंवदंतियों वाले जैसे, जिन्होंने हमारे लोगों का नेतृत्व किया। टेरा के होठों पर एक कोमल मुस्कान आ गई। वास्तव में, उसने कहा, उसकी आवाज़ मधुर और शांत थी। मैं उन प्राचीन किंवदंतियों का हिस्सा हूँ। बच्चे की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं, उसका छोटा शरीर स्थिर हो गया क्योंकि उसका उस पर विश्वास बढ़ रहा था। क्या तुम भी हमारा नेतृत्व करोगे, जैसे उन्होंने किया? टेरा की नज़र और भी नर्म हो गई। मेरे अपने तरीके से, छोटे, उसने उसे आश्वस्त किया। लेकिन पहले मुझे यहाँ बचे हुए मनुष्यों को साफ करना होगा। युद्ध के मैदान के दूसरी ओर एक अन्य समूह के बचे हुए लोगों में दहशत फैल गई। एक आदमी ने संचार उपकरण पर अपने टीम लीडर को घबराहट में बुलाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये वह नहीं है जो उसने हमें बताया था। यहाँ वाइवन है, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? टीम लीडर ने जवाब दिया, बेवकूफ़ों की तरह बकवास करना बंद करो और जो मिला है उसे ले लो, फिर वहाँ से निकल जाओ। लेकिन उस आदमी की घबराहट और भी बढ़ गई। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं तुम्हें बुलाता? उसने झपट्टा मारा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। शब्द उसके मुंह से निकले ही थे कि अगले ही पल एक बहुत बड़ा स्टील का वाइवन आगे बढ़ा, उसकी नुकीली पूंछ ने उस आदमी को छेद दिया। उसकी चीखें रुक गईं क्योंकि लोहे की नुकीली कील उसकी छाती को चीरती हुई जमीन में धंस गई। उसका शरीर उठा, फिर फेंका गया। टीम लीडर ने इस भयावहता को देखकर डिवाइस के चारों ओर अपनी मुट्ठी कस ली, उसकी उंगलियां सफ़ेद हो गईं। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, उसने बुदबुदाया, उसकी आवाज़ भय से कर्कश हो गई। भाड़ में जाओ, उसने ज़ोर से चिल्लाया, उसकी आवाज़ टूट रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था क्योंकि वह किसी तरह का आश्रय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने एक घनी झाड़ी के पीछे शरण ली, उसके भूरे बाल उसके माथे से चिपके हुए थे, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। अचानक अराजकता के बीच एक आवाज़ गूंजी, शांत और आदेश देते हुए, तुम आगे बढ़ो और जो कुछ तुम जानते हो उसे युवा स्वामी को अर्पित करो। टीम लीडर ठिठक गया, उसकी सांस उसके गले में अटक गई। धीरे धीरे वह आवाज़ की ओर मुड़ा, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि एक विशाल चांदी का ड्रैगन उसके ऊपर मंडरा रहा था। इसके तराजू प्रकाश में झिलमिला रहे थे, एक चांदी की चमक बिखेर रहे थे जो उसके आसपास की हर चीज़ को ग्रहण कर रही थी। कैसे? इतनी बड़ी चीज़ बिना आवाज़ के इतनी पास कैसे आ गई? उसने ज़ोर से सोचा, उसकी आवाज़ विस्मय और भय से कांप रही थी। ये कैसे संभव है? ड्रैगन, यू केटो ने उसकी ओर देखा। उसकी आवाज़ में गड़गड़ाहट थी। युवा स्वामी उत्तर चाहता है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि तुम उन्हें देने के लिए आगे आओ। घने जंगल में तलवारों की खनक गूंज रही थी, जो पत्तियों की सरसराहट और भस्म हो रहे मनुष्यों की चीखों के साथ मिल रही थी। एक महिला ड्रैगन किन योद्धा ने एक मानव प्रतिद्वंद्वी के साथ तलवारें भिड़ा दीं। लेकिन वह अन्य ड्रैगन किन की तरह नहीं थी, उसकी ग्रे त्वचा थोड़ी गहरी थी, उसकी गर्दन के चारों ओर अधिक शल्क थे और एक छोटी जोड़ी सफ़ेद सींग थी। उसकी सुनहरी आंखें भयंकर थीं, तीव्र युद्ध के बावजूद उसकी सांस स्थिर थी। उसका प्रतिद्वंद्वी, चौड़े कंधों वाला एक लंबा आदमी, एक अनुभवी की शान से आगे बढ़ रहा था। उसकी तलवार हवा में वार करते समय धुंधली थी। जैसे ही उसने अपनी तलवार को उसकी तरफ एक चौड़े चाप में घुमाया, उसका पैर आगे की ओर खिसक गया। ड्रैगन किन योद्धा ने इस कदम का अनुमान लगाया, अपने दाहिने पैर से पीछे हट गई, उसका शरीर मुड़ गया और उसकी पूंछ उसके आंदोलन को संतुलित करने के लिए बाहर निकली। उसकी तलवार, एक घुमावदार ब्लेड, उसके वार का सामना करने के लिए उठी। टक्कर से चिंगारी उड़ी, उसकी भुजाओं में कंपन हुआ। उसने अपने दांत पीसते हुए अपना वजन अपने बाएं पैर पर डाला। तेजी से वह आगे बढ़ी, उसका दाहिना हाथ उसकी तलवार को तिरछे वार में उसके कंधे पर निशाना साध रहा था। आदमी ने पलटवार किया, उसकी तलवार ने धातु की चीख के साथ उसे पकड़ लिया। उसने अपनी कलाई घुमाई, उसे निहत्था करने की कोशिश की, लेकिन वह तैयार थी। अपने पैरों को तेजी से धकेलते हुए उसने खुद को एक चक्करदार गति में ला दिया, उसकी पूंछ घूम गई और उसकी पसलियों पर जोरदार प्रहार किया जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। तुम एक इंसान के लिए अच्छी तरह से लड़ते हो, उसने कहा। और तुम माल के लिए, उसने आगे बढ़ते हुए थूका। आदमी ने पीछे की ओर छलांग लगाई, उसके जूते कीचड़ भरी जमीन पर फिसल रहे थे। दुर्भाग्य से उसका पैर उसके जूते के चारों ओर उलझी हुई एक बेल पर फंस गया, जिससे वह लड़खड़ा गया। ड्रैगन किन योद्धा ने अवसर का लाभ उठाया, अपनी तलवार को सीधे उसकी छाती पर निशाना बनाते हुए आगे बढ़ा। इससे पहले कि उसकी तलवार जमीन पर गिरती, एक गहरी आवाज़ गूंजी। शून्य चीरना, वूश। पेड़ों से ऊर्जा की एक शानदार किरण निकली, जिसने प्रतिक्रिया करने से पहले ही इंसान को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया। किरण इतनी पतली थी, फिर भी शक्तिशाली थी कि उसने धरती में एक गहरा घाव बना दिया, जो लाल गर्म था और धुआं छोड़ रहा था, जिसमें जले हुए मांस और झुलसी हुई मिट्टी की गंध आ रही थी। ये स्पष्ट था कि जिसने भी हमला किया था, वह ड्रैगन किन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। आदमी का शरीर साफ साफ कट गया और जंगल में सन्नाटा छा गया। ड्रैगन किन योद्धा जम गया, उसकी तलवार नीचे झुक गई और उसकी सुनहरी आंखें विस्मय में चौड़ी हो गईं।
उसने एक कदम पीछे लिया, उसकी छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी और बिखरती ऊर्जा की चमक उसके हैरान चेहरे को रोशन कर रही थी। ये ड्रैगन जादू है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि उसकी निगाहें हमले से छोड़े गए विनाश के रास्ते पर थीं। जंगल की छाया से एक आकृति उभरी। उसकी उपस्थिति भारी थी, उसकी आभा प्रचंड सूर्य की तरह चमक रही थी। सफ़ेद और काले रंग के तराजू ने उसके मानव शरीर को कवच की तरह ढांक दिया था, जो एक तीव्र चमक के साथ चमक रहा था। उसकी लंबी सफ़ेद पूंछ उसके पीछे शान से लहरा रही थी और उसके पंख, सफ़ेद और सुनहरे रंग के मिश्रण, सूरज की रोशनी को पकड़ते ही चमक रहे थे। उसकी पीली आंखें बीकन की तरह चमक रही थीं। उसे देखते ही ड्रैगन किंग योद्धा की सांस अटक गई। पूर्वजों की कसम, हाँ वह मौजूद है। उसने अपनी तलवार गिरा दी और अपने घुटनों पर गिर गई, अपना सिर गहराई से झुकाया। मैं अधिपति को अपना सम्मान अर्पित करती हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। बेशक, वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एलिस्टर थी। एलिस्टर कुछ कदम दूर रुक गया, उसकी निगाहें थोड़ी नर्म हो गईं क्योंकि वह उसकी कांपती हुई आकृति को देख रहा था। वह उसके सम्मान, आशा और विस्मय के स्पर्श को महसूस कर सकता था। क्या आप सुरक्षित हैं? महिला हिचकिचाई, उसका विस्मय उसे क्षण भर के लिए अवाक कर गया। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया, उसकी सुनहरी आंखें उसके उज्ज्वल रूप पर टिकी हुई थीं, लेकिन वह सीधे उसकी नज़र से मिलने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं सुरक्षित हूँ, आपके लिए धन्यवाद मेरे स्वामी, वह कहने में कामयाब रही। एलिस्टर ने अपनी गहरी सुनहरी निगाहें उस पर टिका दीं। अच्छा, तुम उठ सकती हो, योद्धा, उसने आदेश दिया। और समझाओ, मनुष्य कब से इस तरह से ड्रैगन किंग का शिकार करने की हिम्मत कर रहे हैं? योद्धा ने उसके हाथ थामने से पहले हिचकिचाहट दिखाए, उसकी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि वह खड़ी थी। उसकी सुनहरी आंखें अचानक दुख से भर गईं, सम्मान से नीचे देखने से पहले कुछ देर के लिए उसकी आंखों से मिलीं। उसने अपने हाथों को अपने सामने कसकर पकड़ लिया, अपने विचारों को इकट्ठा करते हुए। ये सैकड़ों वर्षों से चल रहा है मेरे स्वामी, उसने कहा, उसकी आवाज़ में कड़वाहट और दर्द था। जब हम शिकार करने निकलते हैं तो हम में से कुछ कभी वापस नहीं आते। पहले हमने सोचा कि यह जंगलों में घूमने वाले राक्षस जानवरों का काम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, सच्चाई स्पष्ट होती गई। मनुष्य हमारा शिकार करते रहे हैं, हमें पकड़ते रहे हैं, हमें मारते रहे हैं। एक पल के लिए उसकी आवाज़ कांप उठी, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। जैसे जैसे वह जारी रखती गई, उसका स्वर स्थिर होता गया। हम अक्सर शिकार करने के लिए मजबूत योद्धाओं को भेजने की कोशिश करते थे, लेकिन वे भी वापस नहीं आते थे। हमने ऐसा इतनी बार किया कि हमारे सबसे अच्छे योद्धा अब हमारे साथ नहीं रहे, जिससे शिकार करना पूरी तरह से हतोत्साहित हो गया। लेकिन हम भूख से मर नहीं सकते थे। फिर हमें एक भविष्यवाणी मिली। हमारे पूर्वज हमेशा किंवदंतियों में विश्वास करते थे, ऐसी कहानियां जो अधिपति की वापसी की बात करती थीं। उन्होंने कहा कि आपकी उपस्थिति में हमारे लोग सशक्त होंगे, हमारी ताकत बहाल होगी। हम उस उम्मीद से चिपके रहे, इस विश्वास से कि आप एक दिन हमारा नेतृत्व करने के लिए वापस आएंगे। एलिस्टर की अभिव्यक्ति काली पड़ गई, उसकी पूंछ उसके पीछे तेजी से हिल रही थी, उसके शांत व्यवहार के नीचे उसके उबलते गुस्से का एक स्पष्ट संकेत। तुम्हारा कबीला मुझे खोज रहा है? उसने पूछा। हाँ मेरे स्वामी, उसने उत्तर दिया। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों से टकराईं और फिर से दूर देखने लगीं। हम आपकी उपस्थिति के किसी भी संकेत की तलाश में दूर दूर तक यात्रा करते रहे, लेकिन हमारी खोज ने हमें सिर्फ उनसे ही संपर्क करवाया। वे कौन हैं? उसने अपने हाथों को अपने बगल में बांध लिया और मुठभेड़ के बारे में बताया। इंसानों का एक अजीब समूह, मेरे प्रभु। उनके पास एक काली आभा थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। यह महसूस हुआ अप्राकृतिक, मानो वे इस दुनिया के नहीं हैं। जब हमने पहली बार उनसे मुलाकात की तो हम भाग्यशाली थे कि बच निकले, लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। काली आभा, एलिस्टर ने सोचा, क्या वे वही हैं जिनके बारे में सिंडर ने मुझे बताया था? या क्या उनका नेतृत्व भी वह आदमी कर रहा है? उसने कांपती हुई सांस ली, उसकी सुनहरी आंखें उसकी यादों के बोझ से धुंधली हो गईं। उन्होंने अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया, शिकारी, भाड़े के सैनिक, और इससे भी बदतर। पहले वे कम संख्या में आए, हमारे कबीले के अकेले सदस्यों को निशाना बनाया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम वापस लड़ने के लिए बहुत कमज़ोर हैं, तो वे और भी दुस्साहसी हो गए। उन्होंने हमारे घर पर हमला किया, हमारी सुरक्षा को तहस नहस कर दिया, हमारे लोगों को मवेशियों की तरह ले गए। उसकी आवाज़ टूट गई और उसने अपना संयम वापस पाते हुए मुश्किल से निगला। आज सबसे बुरा दिन था। यह कोई छापा या छोटा हमला नहीं था, यह एक व्यापक हमला था। वे पूरी ताकत से आए, हमें मिटा देने या हम में से जो कुछ बचा था उसे गुलाम बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। एलिस्टर की मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसके तीखे पंजे रोशनी में चमक रहे थे। उसके चारों ओर की हवा भारी हो गई, उसका गुस्सा स्पष्ट था। उन्होंने तुम्हारे घर में युद्ध लाने की हिम्मत की, उसने कहा। उसकी आवाज़ धीमी और खतरनाक थी।
मेरे लोगों का शिकार करने और उन्हें गुलाम बनाने के लिए। हाँ मेरे स्वामी, योद्धा ने धीरे से उत्तर दिया। लेकिन हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी हमने यह उम्मीद बनाए रखी कि आप आएंगे। और आप आए। वह रुकी, और एक पल के लिए केवल दूर से युद्ध की चीखें और जंगल की सरसराहट ही सुनाई दे रही थी। एलिस्टर की पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी, उसकी निगाह क्षितिज की ओर जा रही थी जहां अभी भी लड़ाई जारी थी। उसने गहरी सांस ली, उसका क्रोध मुश्किल से नियंत्रित हो रहा था क्योंकि उसके पिछले जीवन की यादें उसकी आंखों के सामने चमक रही थीं। फिर मैं उन्हें उनके अहंकार पर पछतावा करवाऊंगा। कोई भी मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा और बिना किसी नुकसान के बच जाएगा। एलिस्टर धीरे धीरे बदल रहा था। उसका अतीत उसके वर्तमान कार्यों को प्रभावित कर रहा था। योद्धा ने सिर हिलाया। हम आपका अनुसरण करेंगे मेरे स्वामी। आप जो भी आदेश देंगे हम उसे पूरा करेंगे। एलिस्टर की नज़र थोड़ी नर्म हुई जब उसने उसे देखा। तुमने बहुत कुछ सहा है योद्धा, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। सबसे पहले हमें अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए। एक बार जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे खिलाफ हाथ उठाने की हिम्मत करने वाले इंसान सीख जाएंगे कि ड्रैगन को भड़काने का क्या मतलब होता है। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, अब सभी सुरक्षित हो जाएं और मेरा स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं एक बार फिर नेतृत्व करने आया हूँ। हाँ मेरे प्रभु, उसने कहा, अपने लोगों को इकट्ठा करने के लिए मुड़ने से पहले गहराई से झुकते हुए। जब एलिस्टर ने उसे जाते हुए देखा तो उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। यह महज एक यादृच्छिक हमला नहीं था, कुछ गहरा खेल चल रहा था। उसे याद आया कि उसके भविष्य के स्वर ने उसे क्या बताया था। हमारे लोगों का खून चोरी न होने दें। एलिस्टर के विचार अंधकार में हो गए। क्या वह इस परिणाम को बदल सकता है? अगर यह सैकड़ों वर्षों से चल रहा होता। समय, शायद। उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। क्या मैं ये सब रोकने के लिए यूकेटो को वापस भेज सकता हूँ? अतीत के साथ छेड़छाड़ करने से केवल और अधिक समस्याएं पैदा होंगी, उनका समाधान नहीं होगा। एलिस्टर ठिठक गया, उसकी तीखी सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि आवाज़ का मालिक नज़र में आया। यूकेटो का विशाल शरीर उसके पीछे उभरा, उसके तराजू चांदी की रोशनी से चमक रहे थे। एलिस्टर ने अपनी निगाहें सिकोड़ लीं क्योंकि उसके विचार पीछे हट गए। जब तक वह सीधे मेरे पीछे नहीं था तब तक मुझे उसकी उपस्थिति का एहसास कैसे नहीं हुआ? यह अजीब था। ऐसा ड्रैगन कैसे हो सकता है? शक्तिशाली उपस्थिति और विशाल आकार का पता तब तक नहीं चलता जब तक कि वह किसी के पीछे न हो। यह अजीब था। एलिस्टर ने शांत रहना चुना। यह उसकी क्षमताओं में से एक होना चाहिए। उसकी नज़र जल्द ही किसी और चीज़ पर गई। उसके बगल में एक चांदी का गोला मंडरा रहा था जो धीरे धीरे धड़क रहा था जैसे कि वह जीवित हो। इसके भीतर एक आदमी था जिसका शरीर बीच में ही रुका हुआ था। वह इंसान समय में स्थिर लग रहा था, अचल, मानो किसी कदम के बीच में फंस गया हो। वह यूकेटो से मिलने के बाद भाग जाना चाहता था, ये बात स्पष्ट थी। यहाँ तक कि उसका भाव, जो बहुत ज्यादा सदमे में था, अपरिवर्तित रहा। यह क्या है? एलिस्टर ने पूछा। उसकी नज़र गोले पर पड़ी। और तुमने उस इंसान को क्यों नहीं मारा? यूकेटो की अभिव्यक्ति भावशून्य रही क्योंकि उसने एक पंजा गोले की ओर इशारा किया। वह उनका नेता है। वह उन मनुष्यों को आदेश दे रहा है जिन्होंने हमारे परिजनों के लिए अराजकता फैलाई है। आपने मांग की कि हम पता लगाएं कि यह किसने किया और क्यों, इसलिए मैंने उसे पकड़ लिया। एलिस्टर को अपने लोगों की पीड़ा के लिए जिम्मेदार मनुष्य को देखकर क्रोध की लहर महसूस होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय उसका ध्यान यूकेटो के पहले के बयान पर चला गया। अतीत के साथ छेड़छाड़ करने से केवल और अधिक समस्याएं पैदा होंगी, इसका आपका क्या मतलब था? एलिस्टर का लहजा तीखा था, मान करने वाला। वह ये पता लगाना चाहता था कि ऐसा स्पष्ट विकल्प क्यों नहीं चुना जाना चाहिए। यूकेटो की चमकती चांदी की आंखें एलिस्टर की तीखी सुनहरी आंखों से मिलने लगीं। आप सदियों के दर्द को दूर करने के लिए किसी को, शायद खुद को भी वापस भेजने के बारे में सोच रहे थे, है न? एलिस्टर की पूंछ उसके पीछे तेजी से हिली, जो उसकी चिड़चिड़ाहट का संकेत था, लेकिन उसने अपना शांत भाव बनाए रखा। अगर मैं ये सब रोक सकता हूँ, हमारे लोगों की पीड़ा को रोक सकता हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? उनके उद्धार के लिए यह एक छोटी सी कीमत है। यूकेटो की आवाज़ फिर से बोलते हुए गहरी हो गई। क्योंकि अतीत एक नाजुक टेपेस्ट्री है युवा स्वामी। एक धागे को खींचने से पूरे ताने बाने के उधेड़ने का जोखिम है। समय हस्तक्षेप के प्रति दयालु प्रतिक्रिया नहीं करता है। एक घटना को बदलें और आप अनजाने में उन परिणामों को बना सकते हैं जो आप ठीक करना चाहते हैं उससे कहीं अधिक गंभीर हैं। एलिस्टर की आंखें सिकुड़ गईं, उसका तेज दिमाग यूकेटो के शब्दों को समझ रहा था, फिर भी उसकी निगाह में संदेह का भाव था। तो तुम कह रहे हो कि यह असंभव है? यूकेटो ने अपना सिर हिलाया। असंभव नहीं, केवल लापरवाही। अतीत कोई सरल रेखा नहीं है जिसे फिर से खींचा जा सके, बल्कि यह आपस में जुड़े विकल्पों का जाल है। यदि आप इसे बदलने का प्रयास करते हैं तो आप पा सकते हैं कि आपके द्वारा बनाई गई वास्तविकता आपके द्वारा पीछे छोड़ी गई वास्तविकता से कहीं अधिक क्रूर है।
एलिस्टर की मुट्ठियां कस गईं, उसके पंजे उसकी हथेलियों में धंस गए। तो तुम चाहते हो कि मैं क्या करूं, यूकेटो? जब मेरे लोग पीड़ित हों तो मैं चुपचाप खड़ा रहूं, जब हमारे दुश्मन उनकी बची हुई थोड़ी बहुत गरिमा भी छीन लें। यूकेटो की आवाज़ थोड़ी नर्म हो गई, हालांकि उसका लहजा दृढ़ था। नहीं युवा स्वामी, मैं तुमसे कुछ न करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारी ताकत वर्तमान में है। इस बात पर ध्यान केंद्रित करो कि तुम अभी क्या बदल सकते हो। भविष्य अभी भी अलिखित है। एलिस्टर की नज़र उस व्यक्ति पर गई जो उस गोले के अंदर था। उसका गुस्सा सतह के नीचे उबल रहा था। और अगर वह उनका नेता है तो समय क्यों बर्बाद करें? चलो उसे खत्म कर दें और बाकी लोगों को संदेश भेजें। यूकेटो की अभिव्यक्ति काली पड़ गई, उसकी चांदी जैसी आंखों की चमक और भी बढ़ गई। अभी नहीं, उसे अभी मार देने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। हमें जवाब चाहिए, इस अराजकता के पीछे तार खींचने वालों के बारे में जानकारी। वह एक बहुत बड़े खेल का मोहरा है। एलिस्टर निराश था, लेकिन उसने खुद को शांत किया। उसने सिर हिलाया। यूकेटो पर उसका भरोसा तुरंत प्रतिशोध के लिए उसकी प्रवृत्ति से अधिक था। ठीक है, मैं पूछताछ टेरा पर छोड़ता हूँ। अभी के लिए मैं इन कीड़ों को और अधिक दंडित करके खुद को राहत पहुंचाऊंगा, जिन्होंने हमारे लोगों की गरिमा को रौंदने की सोची थी। यूकेटो ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं। वह बता सकता था कि यह ऐसा कुछ नहीं था जो एलिस्टर उसे जानता था, लेकिन वह समझ गया कि ऐसा बदलाव अपरिहार्य था। आखिरकार वह एक शाही ड्रैगन था। अपने व्यक्तित्व में छोटे मोटे बदलाव अपरिहार्य थे, क्योंकि वह अपनी भूमिका के अनुकूल हो गया था। जो ड्रैगन की सभी प्रजातियों पर शासन करेगा उसे और भी अधिक निर्दयी और भी क्रूर होना होगा। अब से 1 या 2 सहस्राब्दी बाद वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति होगा, लेकिन वह हमेशा उन लोगों के लिए एक ही व्यक्ति रहेगा जिन्हें वह प्यार करता है। यूकेटो ने सोचा। यूकेटो ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका पंजा चांदी के गोले की सतह पर छू गया, जिससे वह मन चमकने लगा। निश्चिंत रहो युवा स्वामी, सच्चाई सामने आएगी, और जब ऐसा होगा तो आपको वह स्पष्टता मिलेगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। एलिस्टर ने दूर जाते हुए सांस छोड़ी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके विचार दौड़ने लगे। क्या वह अतीत में जाने के बारे में मुझसे झूठ बोल रहा है, या वह सच कह रहा है? नहीं, वह वफादार है। हालांकि मेरे भविष्य के स्वर ने उसकी मृत्यु का आदेश दिया था, लेकिन उसने अफसोस के साथ ऐसा कहा। मुझे इस बात से उस पर संदेह नहीं करना चाहिए। एलिस्टर के चले जाने के बाद वह एक पल के लिए रुका, अपने कंधे के ऊपर से यूकेटो की ओर देखते हुए। उसकी नज़रें संकुचित हो गईं। फिर से, मेरे पास एक सवाल है, उसने कहा। उसकी आवाज़ शांत लेकिन तीखी थी। पूछो युवा स्वामी, यूकेटो ने अपने विशाल सिर को थोड़ा हिलाते हुए कहा। मुझे बताओ यूकेटो, अगर तुम्हें पता होता कि ड्रैगन के परिजन इस तरह से कुछ कर रहे हैं। वह पूरी तरह से उसका सामना करने के लिए मुड़ा और आगे बोला। तुमने उनकी मदद क्यों नहीं की? अपनी क्षमताओं के साथ तुम भविष्य देख सकते हो, है न? वास्तव में, यूकेटो ने भी अपनी नज़रें संकुचित करते हुए कहा। तो फिर मुझे बताओ, तुम्हारी ताकत और हैसियत वाले ड्रैगन ने हमारे परिजनों की पीड़ा को क्यों अनदेखा कर दिया? यूकेटो ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर शालीनता से अपना सिर नीचे कर लिया जब तक कि उसका मुंह जमीन को नहीं छू गया। उसने अपने पंख फैलाए, उनके अग्रभाग भी जमीन को छू रहे थे, और उसने अपने नीचे के सभी पेड़ों को कुचल दिया। ये समर्पण दिखाने का एक तरीका था, लेकिन इस मामले में कोई यह कह सकता है कि यह ईमानदारी दिखाने और माफ़ी मांगने का तरीका था। जैसा कि आपने कहा युवा स्वामी, मैं भविष्य को देखने में सक्षम हूँ, यूकेटो ने कहा। उसका स्वर शांत और फिर भी थोड़ा खेदजनक था। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन कई बार इससे मुझे हमेशा अपनी महिला, आपकी माँ के लिए चिंता होती थी। अतीत में वह जिस तरह की व्यक्ति थी, उन्हें ये पसंद नहीं था कि मैं भविष्य के ज्ञान के बोझ तले दब जाऊं, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं जीवन को थोड़ा और सरलता से जीऊं और अप्रत्याशितता को स्वीकार करना सीखूं। हालांकि यह एक ऐसा आदेश था जिसका मुझे बाद में पछतावा हुआ। यह एक ऐसा आदेश भी था जिसके लिए मैं खुश हूं कि उन्होंने ये दिया। इसलिए जबकि मैं भविष्य को देखने में सक्षम हो सकता हूं, मैंने कई वर्षों से ऐसा नहीं किया है। इसलिए मैं, युवा स्वामी, ऐसी जिम्मेदारी को पूरा न करने और ऐसे समय में हमारे लोगों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी सहा है वह मेरी अपनी लापरवाही के कारण है, और मैं खुशी खुशी आपकी कोई भी सज़ा स्वीकार करूंगा। एलिस्टर ने स्वीकृति में सिर हिलाया। उसने यूकेटो को उठने का इशारा किया। आप उठ सकते हैं, एलिस्टर ने कहा। यदि आप केवल आदेशों का पालन कर रहे थे तो मैं आपको दोष नहीं दूंगा। यूकेटो ने कृतज्ञता में अपना सिर थोड़ा नीचे किया। मैं आभारी हूँ युवा स्वामी। एलिस्टर थोड़ा पीछे हट गया, उसकी अभिव्यक्ति नर्म हो गई। लेकिन अब एक स्वामी के रूप में आप सेवा करते हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि जब भी आपको आवश्यक लगे आप भविष्य में देखें। इस तरह की घटना कभी नहीं दोहराई जानी चाहिए। यूकेटो की आंखें धीरे से चमक उठीं और उसने एक बार फिर झुककर प्रणाम किया।
मैं समझ गया मेरे स्वामी। एलिस्टर ने एक छोटा स्वीकृति भरा सिर हिलाया। अच्छा, आदेशानुसार आगे बढ़ें। अचानक एलिस्टर के दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन भर गया। सिस्टम अधिसूचना, यूकेटो के साथ समकालिकता 10% तक बढ़ गई है। 00 सूचना, खिलाड़ी को अभी भी अपनी अगली जागृति से गुजरना बाकी है। जागृति के 2 सेट लंबित हैं। 00 साथ ही अगले ड्रैगन जनरल को बुलाना। 00 एलिस्टर ने एक हल्की मुस्कान दी। फिर वह जाने के लिए मुड़ा, उसका आकार फीका पड़ गया और फिर नजरों से ओझल हो गया। जंगल जल रहा था। सिंडर के जबड़े से लपटें निकल रही थीं, हवा में धुआं और जले हुए मांस की गंध भर रही थी। पेड़ जमीन पर जल गए, घास और शरीर इस हद तक जल गए कि उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं क्योंकि उसकी ज्वलंत सांस ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर दिया, जिससे राख का एक निशान पीछे रह गया। मनुष्य डर के मारे भाग रहे थे, उनकी चीखें घने जंगल की हवा को चीर रही थीं, लेकिन कोई भी उसके क्रोध से बच नहीं सका। वह कहाँ है? सिंडर दहाड़ उठी, उसकी आवाज़ अराजकता में एक गगनभेदी गड़गड़ाहट की तरह थी। चेहरे पर खोपड़ी के निशान वाला आदमी कहाँ है? काले कवच पहने और कच्चे हथियारों से लैस वे लोग जड़ों से टकराकर चिपचिपे कीचड़ में गिर गए। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, उनमें से एक चिल्लाया, उसकी आवाज़ घबराहट के कारण ऊंची थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, ड्रैगन हम सभी को जला देगा। धमाका, जमीन कांप उठी जब सिंडर की विशाल पूंछ नीचे गिरी, जिससे एक आदमी उसकी शक्ति के भार से कुचल गया। समय धीमा होता हुआ प्रतीत हुआ क्योंकि उसके साथ भाग रहे अन्य लोगों की आंखें भय से चौड़ी हो गईं, दूसरे व्यक्ति का खून उसके शरीर पर फैल गया, हमले की ताकत से वह लड़खड़ा गया। हड्डियों के टूटने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और जले हुए मांस की मोटी गंध हवा में लटक रही थी। वह जल्दी से अपने पैरों पर वापस खड़ा होना चाहता था और भागना जारी रखना चाहता था, लेकिन ट्वाक! सिंडर ने अचानक अपनी पूंछ घुमाई, उसे पेड़ों से टकराया, एक पल में सब कुछ चपटा कर दिया। उसके तीखे पंजे हवा में लहराते हुए दूसरों को चीरते हुए निकल गए। भागने के उनके उन्मत्त प्रयास व्यर्थ थे। एक उथले गड्ढे में गिर गया। सिंडर की सांस की तीखी गर्मी से उसकी मदद के लिए पुकार कम हो गई। फूश! उसका मांस उबलने लगा और जलने लगा, जले हुए मांस की गंध जंगल की मिट्टी की गंध को दबा रही थी। सिंडर की पूंछ दूसरे से टकराई, जिससे वह एक घिनौनी खड़खड़ाहट के साथ झाड़ियों में गिर गया। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं क्योंकि उसकी पसलियां बल के नीचे टूट गईं। मेरी बहन कहाँ है? मेरी माँ कहाँ है? सिंडर ने गुर्राहट के साथ कहा, उसकी आवाज़ क्रोध से कांप रही थी। तुमने उस आदमी के साथ काम किया है और अब तुम भुगतान करोगे। पुरुषों ने हौंफते हुए कहा, हम कुछ नहीं जानते, नहीं जानते। एक व्यक्ति पीड़ा के बीच चीखने में कामयाब रहा, उसकी आवाज़ कर्कश और तीखी थी। झूठा मानव मल, राख में बदल जाओ। सिंडर के पंख फड़फड़ाए, जिससे फीकी रोशनी अवरुद्ध हो गई और जंगल छाया में आ गया। उसकी सांस फिर से बहने लगी। आग की एक जलती हुई दीवार दूसरे समूह पर गिर पड़ी, जिसके पीछे सिर्फ जली हुई लाशें रह गईं। भागो! एक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ नरक की गर्जना में डूब गई। उसके पैर काम करना बंद कर चुके थे क्योंकि वह एक जड़ पर ठोकर खाकर गिर गया, जिससे उसका चेहरा मिट्टी में जा गिरा। उठो! दूसरे ने चिल्लाते हुए उसे धक्का दिया, लेकिन आग की लपटों ने उन दोनों को पकड़ लिया। एक पल में उन्हें भस्म कर दिया। आह आह! पीड़ा बहरा कर देने वाली थी, हर चीख एक दूसरे में मिल रही थी, जैसे जंगल चीखों और आग की लपटों की आवाज़ों से भर गया। वूश! एक आदमी ने बचने के लिए बेताब होकर एक भाला आगे फेंका। क्लैंग! ये बस उछल गया जब ये सिंडर के अभेद्य काले तराजू के संपर्क में आया। सिंडर ने अपनी गहरी चमकती लाल आंखें मूर्ख इंसान की ओर घुमाईं। जवाब में उसकी पूंछ फड़की, जिससे वह आदमी हवा में उड़ गया और एक पेड़ से टकराकर घिनौनी आवाज़ में टकराया। वह हमारे साथ खिलवाड़ कर रही है, एक ने कहा, एक पेड़ के पीछे छिपकर, बेतहाशा पसीना और खून पोंछते हुए। वह हम सबको मार डालेगी। हम उस चीज़ को हरा नहीं सकते। ट्वार्क! सिंडर के पंजे उसके नीचे की जमीन में घुस गए, जड़ों और मिट्टी को चीरते हुए, पेड़ों को चीरते हुए, उसके अंदर छिपे लोगों को प्रकट किया। उनके चेहरे पीले पड़ गए क्योंकि वे डरे हुए देख रहे थे। भागो! एक आदमी डर के मारे चिल्लाया, उसकी आवाज़ उसके कदमों की लयबद्ध धड़कन और आग की लगातार लपटों में लगभग डूब गई। एक और चिल्लाया, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हम जा रहे हैं, अभी। बचे हुए लोग अराजकता में भागने लगे, आग की खाई से बचने के लिए बेताब। एक आखिरी जलती हुई सांस के साथ सिंडर आसमान में उठी, उसके शक्तिशाली पंख हवा के खिलाफ धड़क रहे थे, जिससे वह और ऊपर उठ रही थी। वह बीच हवा में घूमी, उसकी लाल निगाह नीचे भागते हुए आकृतियों का पीछा कर रही थी। उसकी दहाड़ ने आसमान को भर दिया, जैसे आग की लपटें बरस रही हों, जंगल आग और उसके पीड़ितों की चीखों में भीग रहा हो। यह मेरे भाई के लिए है, वह चिल्लाई, उसकी आवाज़ एक गरजने वाले तूफान की तरह थी, जो उन लोगों के लिए बदला मांग रही थी जिन्हें उसने खो दिया था।
युद्ध का मैदान मार्क गैरेट और अल्ज़ुरिन के सामने फैला हुआ था, एक विशाल विस्तार जो हताश, भागते हुए मनुष्यों की आकृतियों से भरा हुआ था। मार्क गैरेट अपने मानवीय लड़ाकू रूप में अपने भाले को घुमाती थी, जो एक के बाद एक लक्ष्य को काटते हुए चमकता था। उसकी लाल आंखें चमक उठीं, वह गुरुत्वाकर्षण और गति के नियमों में हेरफेर करते हुए हंस रही थी, उसके होठों पर एक भयंकर मुस्कान थी। उन्हें दिखाने का समय आ गया है कि जब आप एक ड्रैगन के साथ खिलवाड़ करते हैं तो क्या होता है, उसने खुद से फुसफुसाया। अचानक 10 मनुष्य आगे बढ़े, तलवारें उठाईं, उनकी हताशा उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। एक पल में मार्क गैरेट ने उनके लिए गति के नियम को रोक दिया, उनके अंग बीच बीच में लॉक हो गए। कलाई के एक झटके से उसका भाला बाहर निकल आया और मक्खन में ब्लेड की तरह उन्हें काटता हुआ निकल गया। कटे हुए सिर और अंग जल्द ही फर्श पर ढेर हो गए। पीड़ा की चीखें हर साफ कट के साथ साथ चल रही थीं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कानून ने उन्हें जमीन में दबा दिया, उनकी हड्डियां उसकी शक्ति के नीचे टूट रही थीं। एक एक करके वे उखड़ गए, शरीर विचित्र रूप से मुड़ गए। हवा खून और कुचली हुई मिट्टी की गंध से भर गई थी। उसने दूर से एक जोरदार धमाका सुना, साथ में सिंडर की आवाज़ भी थी। फिर उसने मनुष्यों की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है कि मुझे गति बढ़ानी होगी। मैं अब सिंडर से पीछे नहीं रहना चाहती। वह भी बहुत जोर से बोल रही है। उसका भाला फिर चमक उठा, गति का नियम दूसरे समूह के लिए रुक गया। इस बार पीड़ा तेज थी, अधिक खूनी थी क्योंकि उसने अपने हथियार को उनके बीच से काट दिया। काटना, मोड़ना और कुचलना, उसके चेहरे पर खुशी की एक मुड़ी हुई नज़र के साथ। ऊपर एक पहाड़ी से अल्ज़ुरिन अपने मानव लड़ाकू रूप में खड़ा था, एक तीव्र आभा बिखेर रहा था। उसका धनुष खींचा हुआ था, मन स्ट्रिंग तना हुआ था। उसके द्वारा चलाया गया प्रत्येक तीर एक तूफान की शक्ति रखता था, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता था। लक्ष्य 77, अल्ज़ुरिन ने कहा, उसकी आवाज़ स्थिर थी क्योंकि उसने तीर छोड़ा था। ये हवा में फट गया, एक मानव को बीच में ही मार गिराया, कमर पर 2 टुकड़ों में साफ साफ काट दिया। तीर इतना तीव्र था कि धरती पर जोरदार धमाके के साथ गिरा। शरीर का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कुचल गया और शरीर का निचला हिस्सा आगे की ओर गिर गया। शेष लोग डर से कांपने लगे, उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं। समूह में सदमे की लहर दौड़ गई क्योंकि उन्होंने प्रत्येक तीर से होने वाली तबाही को देखा। लक्ष्य 78, अल्ज़ुरिन ने एक और तीर छोड़ते हुए कहा। ये तीर सीधे एक आदमी के सीने में लगा, जिससे शरीर का ऊपरी हिस्सा नष्ट हो गया, जबकि सिर बरकरार रहा। प्रभाव से जमीन में गड्ढा हो गया और शरीर का निचला हिस्सा और खोपड़ी धरती पर गिर गई, धूल हवा में उड़ गई, खून और अंग हर जगह बिखर गए। बाकी लोग डर से कांपते हुए घुटनों के बल गिर गए। लक्ष्य 79, उसने फिर कहा, और एक और तीर ने एक आदमी को चीर दिया, जिससे उसकी गर्दन से ऊपर तक की हड्डी टूट गई। उसका सिर टुकड़ों में उड़ गया और उसका बाकी शरीर ढह गया। यह अराजकता थी। कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके पैर बचने के लिए बेताब थे, लेकिन अल्ज़ुरिन की सटीकता बेजोड़ थी। वह उन सभी को स्पष्ट रूप से देख सकता था और उसके तीर कभी चूकते नहीं थे। लक्ष्य 80, उसने फिर कहा। तीर ने एक आदमी के शरीर के ऊपरी हिस्से को चीर दिया, जिससे उसका पूरा शरीर खून और हड्डियों के टुकड़ों से भर गया। लक्ष्य 81, एक और तीर। लाश के नीचे गड्ढा बनते ही जमीन हिल गई, प्रभाव के बल से मिट्टी और मलबे के टुकड़े हवा में उड़ गए। एक एक करके अल्ज़ुरिन की गिनती बढ़ती गई। लक्ष्य 82, लक्ष्य 83, प्रत्येक तीर पिछले से ज्यादा विनाशकारी था। मार्क गैरेट उसके कौशल से प्रभावित था। आप पहले ही 85 तक पहुंच चुके हैं, अल्ज़ुरिन। शायद मुझे अपना खेल बढ़ाना होगा। अल्ज़ुरिन ने उसे एक तीव्र दृष्टि से देखा, अपनी निगाहें दूसरी ओर घुमाईं और दूसरा तीर छोड़ा। लक्ष्य 86, उसने कहा। लक्ष्य 87, उसने गोली चलाई। लक्ष्य 88, जैसे जैसे संख्याएं बढ़ती गईं। लक्ष्य 99, अल्ज़ुरिन ने कहा, एक बहुत बड़ा तीर छोड़ते हुए। ये हवा में उड़ गया, एक साथ मनुष्यों के एक समूह को चीरता हुआ, उन्हें पूरी तरह से अपने बल के नीचे कुचलता हुआ। खून, हड्डियां और चीखें हवा में भर गईं, क्योंकि उनके नीचे की जमीन धंस गई। यहाँ खत्म हो गया, अल्ज़ुरिन ने ठंडे स्वर में कहा, उसकी आंखें क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। अब कोई और मनुष्य नहीं बचा है। मार्क गैरेट ने अपने निर्दयी विनाश से ऊपर देखा, उसकी लाल आंखें स्वीकृति के साथ टिमटिमा रही थीं। मुझे लगता है कि तुम आधे बुरे नहीं हो, अल्ज़ू, उसने कहा, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट थी। अल्ज़ू का क्या मतलब है, क्या मतलब है? अल्ज़ुरिन ने अपने चेहरे पर जलन और जिज्ञासा के भाव के साथ पूछा। मार्क गैरेट ने अपने भले को हाथ में घुमाते हुए हंसते हुए कहा, उसकी लाल आंखें मनोरंजन से चमक रही थीं। अल्ज़ू, यह एक उपनाम है, बेशक। तुम्हें पता है, चीज़ों को कम औपचारिक बनाने के लिए। अल्ज़ुरिन की तीखी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं, उसका चेहरा ठंडा था। मुझे फिर कभी ऐसा मत कहना, मार्क गैरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके ठंडे लहजे से स्पष्ट रूप से अप्रभावित। ओह, चलो अल्ज़ू, ये तुम्हें सूट करता है। उसने अपना धनुष उसकी ओर उठाया, उसका चेहरा और भी सख्त हो गया। मैं गंभीर हूँ,
मुझे मेरे नाम से बुलाओ या बिल्कुल मत बुलाओ। मार्क गैरेट ने अपना सिर झुकाया, मासूमियत का दिखावा करते हुए उसके होंठ शरारती मुस्कान में बदल गए। निजी तौर पर भी नहीं। उसने अपने बालों के एक ताले को अपनी उंगली के चारों ओर घुमाते हुए चिढ़ाते हुए कहा। अल्जुरिंग मुड़ गया, उसका ध्यान युद्ध के मैदान पर वापस चला गया। कभी नहीं, उसने सपाट ढंग से कहा, अपने धनुष को ऊपर उठाया और दूरी में एक और तीर छोड़ा, जिससे आगे कोई बहस नहीं हो सकी। मार्क गैरेट ने शरारती हंसी निकाली, अपना सिर हिलाया। तुम मज़ेदार नहीं हो, अल्जू, उसने फुसफुसाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि धनुष पर उसकी कसी हुई पकड़ ने इस तथ्य को उजागर कर दिया कि उसने उसे सुना था लेकिन इसे अनदेखा करना चुना। फिर वे गांव के केंद्र की ओर बढ़ने लगे, जहां उन्हें विश्वास था कि वे अपने स्वामी से मिलेंगे। लेकिन अगर मैं अपने स्वामी के पहले बच्चे के जन्म के बाद और रानी बनने के बाद तुम्हें इस तरह से बुलाना शुरू कर दूं तो तुम क्या करोगी? अल्जुरिंग ने उसे एक तीव्र झटका दिया, चमकते हुए, ऐसा दुर्स्वप्न कभी नहीं आएगा, इसलिए मुझे चिंता नहीं है। मार्गरेट ने बस हंसते हुए कहा, आप जानते हैं कि यह एक संभावना है। फिर अल्जुरिंग ने कहा, शायद ही, अगर आप रानी बन जाती हैं तो मैं अपने पूरे शरीर को अपने धनुष पर संतुलित कर लूंगा।